देखिए, हमने लास्ट क्लास में गैसियस स्टेट में आपको जो बताया था, सबसे पहले हमने गैसियस स्टेट में गैसेस के पैरामीटर्स बताए थे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज के बारे में बताया था हमने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। और उन सबको कंबाइन करके एक फाइनली इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई थी, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला गया था। उसमें नया कांस्टेंट आया था आर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी हमने 3-4 यूनिट में वैल्यूज लिखी थी। 3-4 वैल्यूज लिखी थी और यूनिट्स कंसिडर करते हुए। और फिर उसके बाद से हमने इतना ही पढ़ाया था ना हमने, आर की वैल्यू तक है दोस्त। यस ग्राफ्स भी करवाए थे सर, मतलब 2 ग्राफ्स है सर, आइसोथर्म्स के, Yes, आइसोबार्स ठीक। के और आइसो। बहुत Yes. बढ़िया। हाँ, तो आइसोथर्म्स करवाए थे, आइसोबार्स करवाए थे, आइसोकोर्स करवाए थे यस किसी सर। बैच में। Yes. कि- Yes, sir. हाँ हाँ दोस्त, किसी बैच में हमने शायद आर की डिफरेंट यूनिट में वैल्यू भी पूछी थी, जब आर हमने बोला था एटमॉस्फेयर में ले लो और वॉल्यूम ले लो मीटर क्यूब में। यस सर, सॉरी, अपने प्रेशर। क्लास में था। हाँ ठीक है, किसी बैच में करवाया था हमने। प्रेशर हमने बोल दिया था कि आप ले लेना एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लेना मीटर क्यूब में, तो निकाला था वो सब। खैर हर कोई निकाल सकता है उतना, जब वो उसमें मत लगाओ। अब हम क्या है आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके पहले हम आपको एसटीपी और एसएटीपी के बारे में बता देते हैं। एसटीपी जिसको आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हो, और एक चीज होती है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो दोस्त, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आप लोगों ने सुना होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसएटीपी जो होता है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या है दोस्त, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको आईयूपीएससी क्या है अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करते रहते हैं वो लोग। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि पहले एसटी, बहुत पहले वो एनटीपी लेते थे, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते थे, टेम्परेचर डिग्री उसमें केल्विन में लेते थे। फिर उसके बाद आया उन्होंने कि एसटीपी। एसटीपी में क्या बोला जाता है कि प्रेशर एक्चुअली में लिया जाता है 1 बार। जब भी आप लिखते हो प्रेशर की वैल्यू होती है 1 बार, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन, 273.13 केल्विन। एस ए टी, अच्छा ये जानते हो कि नहीं जानते हो एसटीपी पे बच्चा? एसटीपी Yes. जानते हो ना आप लोग? यस सर, यस Yes, sir. ठीक है, एसटीपी आपको पता है। और एस ए टी पी पे क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू तो 1 बार ही रहती है, ये प्रेशर की वैल्यू 1 बार लिखा जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को बोलते हैं 298 केल्विन। ये एस ए टी पी पे लिखा जाता है। आप बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हैं एस ए टी पी? क्योंकि आईआईटी वाले जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम लोग जब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो देखते हैं क्या है, कन्वेंशन चेंज हो रहा है। अगर बहुत पुरानी वाली बुक्स देखोगे तो उसमें हो सकता है एनटीपी लिखा रहे, कुछ अभी बीच वाली 1990s या 2000 के आसपास वाली बुक्स देखोगे तो उसमें एसटीपी शुरू हो गया है। और अब जो ऑथर्स बुक्स राइट कर रहे हैं उनमें एसएटीपी लिखा जाने लगा है। तो क्या पता जेई वाले पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एसटीपी क्या है और एसएटीपी क्या है। एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? अगर कोई बोले एसटीपी कंडीशन है तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखो दोस्त, हम आपको बता रहे हैं कि वॉल्यूम ऐसे अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे, हमारी बात सुनिए दोस्त, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे और एन की वैल्यू 1 कर दोगे अगर, तो एन की वैल्यू 1 करने का मतलब है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएम। अगर एन इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी इज इक्वल टू वी एम, मोलर। ऐसे मोलर वॉल्यूम, मोलर। तो वी इज इक्वल टू वी एम हो जाएगा। तो उस वी एम की वैल्यू को क्या आप लोग आर टी अपॉन पी कह दोगे, है बच्चा? ये तो Yes. कहोगे। और वी एम की वैल्यू को अगर आर टी अपॉन पी कह रहे हो आप, तो आर की वैल्यू अगर प्रेशर बार में होता है तो, और भैया तो क्या 0.0831 लिया जाता है? 0.0831 ही तो लेते हो बच्चा। यस और सर। टेम्परेचर की वैल्यू 273 लिखोगे, और टेम्परेचर की वैल्यू 273 के बाद और ये प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है, 1 लिया है आपने। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वीएम की वैल्यू, आप बताओ वीएम की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करके? 22.4। 22.4 आ रहा है, जो कि कैलकुलेट करके लीटर में बता रहे हैं ये लोग। 22.4 लीटर आ रहा है ये। तो हम ये कह रहे थे कि अगर एसटीपी लेते हो तो एसटीपी में जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 22.4 लीटर है। लेकिन दोस्त अगर एसएटीपी कोई लेता है, एसएटीपी,
तो इसमें अगर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करने का मतलब है कि आप इस टाइम अगर आप लोग एन की वैल्यू 1 ले रहे हो तो वी की वैल्यू अगेन आप क्या लिखोगे, वी की जगह पे वीएम। अरे मोलर वॉल्यूम हो जाएगा ना वो दोस्त। यस सर। तो भैया मतलब हम क्या करें कि अगर n इक्वल टू 1 कर दिया तो v की जगह पे हम पुट करेंगे vm, मतलब मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम। तो ये vm की वैल्यू जो आएगी pv इज इक्वल टू एनआरटी वाले एक्सप्रेशन से, वो आ जाएगा आपका RT अपॉन P। और R की वैल्यू अगर प्रेशर आपने बार में लिया हुआ है तो 0.0831 ले लो, और टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन ले लो, और प्रेशर की वैल्यू 1 बार ले लो। कितना आ रहा है ये vm की वैल्यू सर बच्चा? 24.7। बहुत प्यारा दोस्त, 24.7 लीटर आ रहा है। इसका मतलब है एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर, और एसएटीपी पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.7 लीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें है दोस्त? नो सर। नो सर। हाँ तो सुनो, एसटीपी पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर, और एसएटीपी पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 24.7 लीटर। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि हम आगे यूज करने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये सब यूज होगा। या आईआईटी में अगर आपको एसटीपी की जगह एसएटीपी लिख दे तो तुरंत ही आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए, भाई एसएटीपी अलग चीज होती है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। कॉपी कर चुके हो दोस्त? यस सर। कर लो आप, हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो कॉपी कर लो तो बताओ फिर। ठीक है दोस्त, अब जिससे नहीं हुआ करे कम से कम बता दिया करना, नहीं तो फिर कभी रोना धोना बचाओ हमसे, ये छूट गया वो छूट गया। चलिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड अमागर्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। पहले आपको बताते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये क्लास के बाद ये जो हम लिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देंगे, क्योंकि फाइल तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसी का फोटो खींच खींच के भेज देंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप लोग शायद सुने हो, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं है। देखिए, शुरुआत बताते हैं आपको कहाँ से होती है। जैसे आप एक काम करो कि एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर में सपोज करो गैस ए है, कोई गैस ए, अकेले एक गैस पड़ी हुई है, और इसकी वजह से इसका प्रेशर है पी नॉट, पी नॉट लिख देते हैं, पी नॉट। तो बोलोगे गैस ए की वजह से ही तो टोटल प्रेशर होगा उस रूम में। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो, फील करो दोस्त, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, सपोज करो सिर्फ ऑक्सीजन है वहां पे, 100% ऑक्सीजन है, और प्रेशर आपके रूम का 1 एटमॉस्फेयर है। तो आप क्या बोलोगे कि द टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ऑफ योर रूम इज बिकॉज ऑफ collision of molecules of oxygen on the walls of container, या बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीजन ही तो रिस्पॉन्सिबल है आपके रूम में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, इफ अज्यूम कर लो कि पूरी ऑक्सीजन आपके रूम में भरी हुई है। समझ रहे हो भैया? यस तो टोटल बहुत प्यारा दोस्त, ये हो जाएगा गैस है पी नॉट। तो हम ये बोलेंगे पी नॉट की जगह आप क्या लिखोगे, विप प्रेशर एक्सर्टेड बाय, या रादर प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए। एक्सर्ट कर रहे हैं ना ये, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, ये तो हो गया नॉर्मल, अभी हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ाया ही नहीं। तो क्या होता है, अच्छा प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, क्या आपको पता है कि जानते हो, आपके रूम में जानते हो प्रेशर किस लिए है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली बहुत स्पीडिंग मॉलिक्यूल होते हैं, काफी स्पीड से चल रहे हैं। तो स्पीड से जब चल रहे हैं तो दीवार पे जाके कोलाइड कर रहे हैं, तो दीवार आपके वॉल्स पे, जब वॉल्स पे कोलाइड करेंगे तो एक तरह से मोमेंटम एक्सर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसे फोर्स बोलते हैं। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, सपोज करो दीवार पे एक मॉलिक्यूल आया, कोलाइड किया सामने, और फिर वो जाके पीछे वाली वॉल पे कोलाइड करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, और फिर जाके सामने वाली दीवार पे कोलाइड करेगा, तो भैया दो कोलिजन के बीच में कुछ टाइम लगेगा। तो एक तरह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, पहले एम वी मोमेंटम लगा था और टी टाइम के बाद फिर आके एम वी उसने लगाया, तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम को उसे फोर्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो बच्चा? यस सर। यस सर।
अगर गैस मॉलिक्यूल का एरिया पता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर निकालोगे। तो एक्चुअली नेचर का लॉ है, या हम लोग जो जानते हैं कि जिस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, हम चाहे अपने एक रूम में देखें, 2 रूम में देखें, एटमॉस्फेयर में कहीं भी निकल जाओ, तो जो 1 एटमॉस्फेयर आपके रूम में प्रेशर है वो बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या आपके रूम का वॉल्स। एक्चुअली में जो स्पीडिंग गैस मॉलिक्यूल होते हैं दे ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम टू वॉल, वॉल पे मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, तो फोर्स जो भी एग्जर्ट करते हैं साइज बहुत छोटा होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है, और वो प्रेशर लकीली 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो कि एक्चुअली में 1 एटमॉस्फेयर काफी अच्छा खासा प्रेशर माना जाता है। हम लोग उसमें सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम लोग को लगता नहीं है 1 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, 1 एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्त? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. ये बात तो हो गई कि गैस अगर अकेले रखी है कंटेनर में। अब सपोज करो हमने क्या किया, एक डाल्टन्स लॉ बताने जा रहे हैं। सपोज करो हमने एक बड़ा सा क्लोज्ड कंटेनर ले लिया, उसमें 2 गैसेस हैं, एक गैस ए लिखा हुआ है और दूसरी वाली गैस है बी, गैस ए एंड गैस बी, और टोटल प्रेशर इसमें है पी नॉट है टोटल प्रेशर। तो अब बोलोगे सर ये जो टोटल प्रेशर पी नॉट है वो कुछ ए वाले एग्जर्ट कर रहे होंगे, कुछ बी वाले एग्जर्ट कर रहे होंगे। जैसे रियलिटी में आप जिस रूम में बैठे हो, रियलिटी में उसमें N2 और O2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, हमको पता है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन आप सब जानते हो, 80% N2 होता है, 20% O2, रादर 79 N2 और 21 O2 होता है। तो लेकिन फिर भी आप जिस रूम में बैठे हो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो आप फील क्या कर रहे होगे कि ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ N2 and O2, दोनों की वजह से थोड़ा थोड़ा प्रेशर होके N2 हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर हुआ होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले सिर्फ O2 1 लगा रही है, N2 कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. Yes. तो हाँ, तो इसका मतलब ये है दोस्त कि द टोटल प्रेशर of this container जो P naught है is because of collision of both O2 and N2 molecules, या both gas A and gas B molecules on the walls of container, और both gases के collisions responsible हैं total pressure P naught maintain करने के लिए। तो अब total pressure P naught की वैल्यू जो लिखोगे वो एक गैस की वजह से नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जो टोटल प्रेशर P naught है ये वो एक्चुअली में P naught टोटल वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर है। कुछ ए लगा रहा होगा, कुछ बी लगा रहा होगा। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 एंड O2 ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो स्पीड होंगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स की कुछ स्पीड होती है, वो टहलते रहते हैं अपने कमरे में, अपने रूम में। तो उस पर्टिकुलर स्पीड से जब वॉल्स पे कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। तो ये हो जाता है भाई, डाल्टन्स ने ये बोला कि जो भाई टोटल प्रेशर of a container is because of summation of partial pressures of each component present in container। ये PA and PB को बोल दिया गया पार्शियल प्रेशर, PA को बोल दिया गया था पार्शियल प्रेशर, PARTIAL पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, ऐसे बोल दिया गया। और PB स्मॉल PB को जो बोला गया, स्मॉल P देखो कैपिटल P नॉट अलग है, स्मॉल PB जो बोला गया था वो बोला गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ये गैस P। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो बार बार वही कोट कर रहे हैं, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन आपको ये पता है आपके रूम में 80% N2 अराउंड और 20% O2 है। तो टोटल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अकेले N2 की वजह से थोड़ी है, अकेले O2 की वजह से थोड़ी है, दोनों ने मिला के 1 एटमॉस्फेयर किया होगा। हो सकता है किसी का 0.7 हो, दूसरे का 0.3 हो सकता है किसी का 0.5 हो, दूसरे का भी 0.5 हो, किसी का 0.4 हो, किसी का 0.6 हो। समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, तो डाल्टन्स का लॉ यहाँ पे आया कि इफ मोर देन 1 gases आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो आप लोग इसको लिखिए, इफ मोर देन 1 gases आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, लिखो उसको हम लिखेंगे नहीं, इफ मोर देन 1 gases आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, if more than 1 gases are present in a closed container, if more than 1 gases are present in a closed container, last time बता रहे हैं,
if more than one gases are present in a closed container, total pressure of container can be written as, if more than one gases are present in a closed container, total pressure of container, total pressure inside container can be written as, total pressure inside container can be written as summation of, total pressure inside container can be written as summation of, total pressure inside container can be written as summation of partial pressure of each component, summation of partial pressure of each component. अभी सब डिफाइन करते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है. टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर है, टोटल प्रेशर इनसाइड कंटेनर कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. लिख लिया भैया? कुछ बताया करो जब कॉपी वॉपी कर लिया करो. Yes, sir. Yes, started here. ठीक है दोस्त. अब क्या बोलते हैं लोग कि भैया ये बताओ हमको, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है साला. मतलब एक नई चीज आ गई ना कि देखो डिफाइन तो अभी हमने किया नहीं पार्शियल प्रेशर, बता दिया डाल्टन्स ने ये बोला था. तो फिर से एक बार सुनिए, अगर हम बोल रहे हैं कि आप भाई जैसे आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और उस क्लोज्ड कंटेनर में ओपन तो रखेंगे नहीं तो गैस उड़ जाएगी, तो क्या करेंगे. तो क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें गैस ए लिखा हुआ है, गैस बी लिखा हुआ है और गैस सी लिखा हुआ है. इसका है कोई N1 मोल, N1 मोल गैस ए का, और गैस बी का लिखा है कोई N2 मोल, और गैस सी का लिखा हुआ है सपोज करो N3 मोल. ऐसे मोल्स आपको गिवन है. ऐसे कोई पूछे इसका टोटल प्रेशर P0 क्या लिखोगे. P0 टोटल, इस पूरे कंटेनर में टोटल प्रेशर P0 जो डेवलप हुआ होगा वो क्या लिखोगे. तो आप बोलोगे भैया अभी तक जो डाल्टन ने हमको बताया है कि समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, लॉ है ये, PA प्लस PB प्लस PC ऐसे लिख देंगे. कोई बोले आप यार एक बात बताओ ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है और डाल्टन ने ये पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखा था. टास्क अब यही तो आएगा भैया है दोस्त कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. जल्दी बताओ दोस्त. Yes. इतना कॉपी करो. Yes. चलो ठीक है कॉपी कर लो, इतना जल्दी से कर लो फिर हम आगे बताएं, है ना दोस्त. कर लिया सर. ठीक है ठीक है दोस्त. अब क्या होता है हम आपको बताने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन. तो डेफिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर पहले देख लो कैसे डिफाइन किया गया है, फिर अभी टोटल प्रेशर भी बता रहे हैं. तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन देखिए. अब उसको लिखने के पहले सुन लो, हमारी बात सुन लो. पार्शियल प्रेशर जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं. पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑफ अ गैस मे बी डिफाइन एज द प्रेशर ऑफ अ गैस, है ना. हेलो, आवाज आ रही भैया हमारी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनिए पहले आप सुन लीजिएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस मे बी डिफाइन एज द प्रेशर अ गैस वुड एक्सर्ट इफ इट इज अलाउड टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम अलोन. जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस लिखी हुई है, यहाँ पे ढेर सारी गैसेस लिखी हुई हैं. तो हमने ये बोला है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर लिखना चाह रहे हो किसी गैस का तो बाकी गैसेस को सोच लो सडनली डिसअपियर हो गई. सडनली जैसे गैस ए का पार्शियल प्रेशर आप निकालना चाह रहे हो तो इतने ही वॉल्यूम इतना ही रहने दो, कंटेनर वही है, लेकिन आप विजुअलाइज करो कि सडनली बाकी सारी गैसेस डिसअपियर हो गई. तो तीनों कंपोनेंट जो गैसेस हैं, तीनों गैसेस का मिला के टोटल प्रेशर P0 है. सडनली अगर दो डिसअपियर हो गई हैं तो अकेले जो गैस बचेगी वो P0 थोड़ी होगी, उससे तो कम होगा क्योंकि तीनों को मिला के समेशन P0 था. समझ में आ रहा है बच्चा. Yes. Yes, तो sir. अपनी कॉपी में लिखिए. अब लिखना शुरू करो. लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस मे बी डिफाइन एज, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऐसे लिखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, partial pressure of gas in mixture of gases, partial pressure of gas in mixture of gases may be defined as, partial pressure of gas in mixture of gases may be defined as the pressure, partial pressure of gas in mixture of gases may be defined as the pressure a gas would exert if it is allowed to occupy the whole volume alone. ये होता है. समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है.
अब जितनी भी गैसेस हैं उनमें मान लो बाकी सारी गैसेस सडनली डिसअपियर हो गई, अकेली जो गैस बचेगी वो जितना प्रेशर लगाएगी, वो पार्शियल प्रेशर डिफाइन ऐसे किया जाता है। तो partial pressure of a gas in mixture of gases may be defined as the pressure a gas would exert। लिख रहे हो बे? Yes, sir. पार्शियल Yes, प्रेशर sir. पूरा लिख लो, हम फिर से बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं अगर छूट गया तो। पार्शियल प्रेशर of a gas in mixture of gases may be defined as the pressure a gas would exert if it is allowed, a gas would exert if it is allowed may be defined as the pressure a gas would exert may be defined as the pressure a gas would exert if it is allowed to occupy the whole volume alone, if it is allowed to occupy the whole volume, पूरा वॉल्यूम, whole volume alone। अगर उस गैस को आप बोल देते हो कि चलो तुम पूरा वॉल्यूम पूरा ले लो, तो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। डिफाइन डेफिनेशन समझ में आ रही है? पार्शियल प्रेशर में भी डिफाइन है। Yes, sir. हाँ, तो वही पार्शियल प्रेशर में बी डिफाइन एज द प्रेशर, है ना, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, वही करके लिखा है हमने। A gas would exert if it is allowed to occupy the whole volume alone। किसी का कुछ छूटा है, फिर से बताना है, कुछ बोलना है भैया इसमें? थोड़ा हम समझाने में ज्यादा टाइम दे दिए। No, sir. No, sir. ठीक है दोस्त, अब एक बात बताइए, जैसे 3 गैसेस पड़ी हैं, अगर कोई बोले एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताओ, तो बाकी दोनों गैसेस को डिसअपियर मान लो, ये डेफिनेशन होती है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स ने सीधे इसका लॉ बनाया था, तो इन्होंने बोला कि भैया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, देखो दोस्त इन्होंने बोला था कि लिखे भैया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। Yes, sir. ठीक है दोस्त, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम जो बता रहे हैं, आप पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा अभी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स ने ये बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। लिखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, partial pressure of a gas in mixture of gases, according to Dalton's law, partial pressure of a gas in mixture of gases is directly proportional to, according to Dalton's law, partial pressure of a gas in mixture of gases, partial pressure of a gas in mixture of gases is directly proportional to its mole fraction। काई, कैपिटल एक्स लिखते हैं उसको काई बोला जाता है, शायद आपको पता होगा, ये काई ऐसे पढ़ते हैं, काई, एक्स नहीं बोलते, बोलते काई है, लेकिन कॉमनली लोग इसको एक्स भी बोलते हैं। फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ में आ रहा है भैया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो दोस्त अगर कोई पूछे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, तो बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर कोई पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर सी कोई पूछेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अगर कोई बोले इक्वालिटी हटाओ, तो इक्वालिटी डाल्टन ने ही हटाया था, उन्होंने जब इक्वालिटी हटाया ना तो देखा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। इक्वालिटी हटाने के बाद जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया वो पी नॉट टोटल आया सबके केस में, हर किसी के केस में जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया ना मोल फ्रैक्शन के साथ, वो सबके लिए सेम आया। और इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ गैस टेकन, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो सबके लिए सेम आया, और उसकी वैल्यू वही आई जो एक्चुअली में टोटल प्रेशर हुआ करता था। ये डाल्टन ने करके बताया, यही डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ यही है भैया। अब इन तीनों को अच्छा पहले इतना लिखो जल्दी से, क्या समझ में आ रहा है दोस्त? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल Yes, sir. प्रेशर ऑफ Yes, बी sir. और पार्शियल Yes, sir. प्रेशर ऑफ Yes, सी। sir. बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शंस आप जानते ही हो कि अगर आप लोग काई ए प्लस Yes. काई बी प्लस काई सी करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। Yes. Yes, sir. समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस, तो वो तो यूनिटी ही आता है जितने भी कंपोनेंट होते हैं,
उनका मोल फ्रैक्शन का समेशन यूनिटी ही आता है। तो ये क्या लिखा गया है, मोल फ्रैक्शन। तो इस मोल फ्रैक्शन के वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 इनटू, हेलो आवाज आ रही भैया हमारी, Yes, sir. N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू पी नॉट टोटल, और दूसरे वाले में क्या करोगे, N2 अपॉन, भैया N2 था ना दूसरे वाले का मोल, N2 प्लस N3 इंटू पी नॉट, और लास्ट वाले में क्या, N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू पी नॉट आएगा दोस्त। Yes. मेरे भैया बताओ तो, पी नॉट टोटल है Yes, ये, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ बताया करो, समझ में आता है, बाकी लोग सन्नाटे में बैठे रहते हो। ये जो लोग कभी भी पढ़ने लिखने का मूड नहीं बनाते, बहुत पछताओगे तुम लोग। अभी देखो यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या सोचते हो तुम लोग, लेकिन एक टाइम आएगा ना, तुम कवर भी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कवर कर पाओगे। तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे, तुम्हारा एटीट्यूड यही रहेगा काफी लोगों का। तो सिलेक्शन तो दूर की बात है, तुम जे मेन भी क्वालिफाई कर जाओ किसी की वजह से, तब भी बहुत है वो तुम्हारे लिए। एडवांस में सिलेक्शन तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काफी लोगों को हमने देखा है एटीट्यूड इतने दिन में। अभी 11th तो अभी पढ़ाना शुरू किया एक तरह से। डॉल्टन्स लॉ समझ में आ रहा है भैया? पार्टिसिपेट कभी नहीं करते। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये डॉल्टन्स लॉ पूरा हो गया। आप कोई बोले सर हम कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जांपल देख लो। जैसे ही एग्जांपल अगर आप देखोगे, सपोज करो कि भैया हमने क्वेश्चन दे रहे हैं, हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई सब बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। कि आप एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में कोई बोले कि हमारे पास 2 मोल H2 गैस है, H2 गैस, 3 मोल यहाँ पे आपको गिवन है जो O2 गैस है, 4 मोल आपको N2 गिवन है, और टोटल प्रेशर इसके अंदर का P टोटल या P नॉट की वैल्यू गिवन है 6 एटमॉस्फेयर गिवन है ये आपको। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा। इनकी वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी, बताओ दोस्त। डॉल्टन्स लॉ सिंपल सा यूज करना है भाई, सबके मोल्स 4/3. बहुत बढ़िया दोस्त। ये जो बता रहे हैं बाकी लोग, सबको समझ में आ रहा है भैया? पार्शियल प्रेशर वाला मोल फ्रैक्शन Yes, आपको sir. पता है, Yes, फॉर्मूला sir. लगा Yes. लेना उसमें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त। तो पार्शियल प्रेशर की एक्चुअली डेफिनेशन आपको समझ में तो आई गई होगी कि इट मे बी डिफाइन एज द मिक्सचर द प्रेशर अ गैस वुड एक्सर्ट इफ इट इज अलाउड टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम अलोन। जैसे आपके रूम Yes, में sir. 2 गैसेस हैं, हाँ आपके रूम में 2 गैसेस हैं, एक N2 और एक O2, तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर दोनों का कुछ होगा, दोनों का समेशन करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों से, करके बताएं इसको। No, sir. No, sir. No, sir. आगे. Sir, आ गया. ठीक आ है, गया सर, हो गया. बहुत प्यारा। आओ अब आते हैं हम लोग अमागर्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। जैसे पार्शियल प्रेशर का डॉल्टन्स लॉ होता है, वैसे एक होता है अमागर्ट्स लॉ, AMAGAT, अमागर्ट्स लॉ। वो पार्शियल प्रेशर का लॉ होता था, और ये अमागर्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ये होता है। थोड़ा सा कन्विंस होने में लोगों को इसमें दिक्कत होती है, बता रहे हैं हम, सुनिए। पार्शियल वॉल्यूम का भी लॉ होता है, तो देखो ये अमागर्ट्स लॉ है, AMAGAT है, ऐसे अमागर्ट्स लॉ। अब इन्होंने बोला है कि देखो जैसे डॉल्टन्स लॉ होता था, लॉ तो वही होता है। पार्शियल वॉल्यूम के डेफिनेशन अभी हम आपको बताते हैं। तो पहले तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एक गैस है, या सुनो सीधे फाइनली, हाँ लिख लो। एक गैस है, सपोज करो गैस ए, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर में है, तो टोटल वॉल्यूम इसका क्या होगा, जो गैस ऑक्युपाई कर रही होगी टोटल वॉल्यूम, क्या वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा वे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हाँ, तो वी टोटल की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ठीक है, वी टोटल की वैल्यू आपको पता है कि गैस ए जिस कंटेनर में रखी है वॉल्यूम के बराबर, उसी के इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है इफ मोर देन 1 गैसेस आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो पार्शियल प्रेशर तो उनके डॉल्टन्स लॉ से देख लोगे। पार्शियल वॉल्यूम की बात करते हैं
जैसे कोई पूछे गैस ए लिखा है प्लस गैस बी लिखा है, गैस ए प्लस गैस बी, इन दोनों के कोई मोल्स हैं Na मोल्स, N1 मोल्स मान लो, N1 मोल्स एक का अज्यूम कर लो और दूसरे वाले का अज्यूम कर लेना आप N2 मोल्स। तो N1 और N2 मोल्स आपके हैं दोनों गैसेस के और ये रखे हुए हैं। कोई बोले इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो V0 है या V टोटल है, टोटल वॉल्यूम V टोटल, पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो इस वो V टोटल में एक्चुअली में वैसे तो पूरी गैस पूरे में फैली होती है भाई, गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाती है वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरा वॉल्यूम वही हो जाता है। लेकिन क्या है, पार्शियल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई टोटल वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअली में ऐसे छोटा सा v लिखा जाता है, वी ए प्लस ऐसे वी बी, इनको बोलते हैं पार्शियल वॉल्यूम्स। वी ए को बोलते हैं पार्शियल वॉल्यूम, वी बी को बोलते हैं पार्शियल वॉल्यूम, जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल वॉल्यूम। कैपिटल वी को टोटल वॉल्यूम, पार्शियल वॉल्यूम, पार्शियल वॉल्यूम। अभी बता रहे हैं पार्शियल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। तो अकॉर्डिंग टू अमागट्स लॉ, सुन लीजिए पहले, हम बता दें पहले पार्शियल वॉल्यूम क्या है। अकॉर्डिंग टू अमागट्स लॉ, जो इन्होंने बोला है अमागट्स ने, ये भी साइंटिस्ट हैं, अमागट्स लॉ, इन्होंने जो बोला कि जो पार्शियल वॉल्यूम होते हैं ना इनके, किसी भी कंपोनेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट होता है। वही जैसे डाल्टन्स चलता था वैसे ही है, पार्शियल वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। और इसमें भी इक्वालिटी हटाते हैं ना, लगाते हैं रादर, तो ये जो मोल फ्रैक्शन का टर्म है वो तो रहेगा ही, और उसके साथ जो इक्वालिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो वही आता है जो टोटल वॉल्यूम हुआ करता था, वी टोटल। तो लकीली यहाँ भी कंपोनेंट के नेचर एंड टाइप पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि नेचर कंपोनेंट कैसा है, डाई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस है। एक्चुअली में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाइक इन डाल्टन्स लॉ सबके लिए जो सेम आ रहा था, यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो सबके लिए सेम आता है, वी टोटल। तो डाल्टन्स लॉ जैसा ही है ना भैया ये। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है बच्चा ये Yes, sir. डाल्टन्स लॉ Yes, जैसा? Yes, sir. ठीक है दोस्त, तो इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो n1 प्लस ये n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू वी टोटल, ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन वाला, और इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, आप चाहोगे अगर तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू वी टोटल कर सकते हो। तो आपका जो भी मन करे आप कर सकते हो इसमें। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसा था वैसे ही अमागट्स लॉ है पार्शियल वॉल्यूम का। प्रॉब्लम ये आती है कि हमको प्रिसाइजली डेफिनेशन बताइए अमागट्स लॉ की। जैसे हमने कई बार देखा है लोगों को, जब हम, अब जैसे तुम्हारी क्लास में है, अब ऑफलाइन होते तभी हम पूछते तुम्हारी क्लास में किसी से कि पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करो। अब ऑनलाइन में पूछा नहीं जा सकता ना, क्योंकि हम किसी का नाम लेके बुलाएंगे तो किसी को लगेगा इनको सर ज्यादा मतलब पसंद करते हैं, बात करते हैं कि भाई इन्हीं से पूछते हैं, हमसे नहीं पूछते, या किसी को बोले किसी लगेगा हम ही को टारगेट करते हैं, इसलिए भाई ऑनलाइन में हम किसी को बुलाते नहीं है। अब ऑफलाइन होता तो पूछते भी। तो चलो दोस्त, अमागट्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर आप लोग बताते हैं उसमें काफी लोग मतलब पूछते, बताते, गलत होता सही होता, फिर हम करेक्ट करते। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता था? इट मे बी डिफाइन, प्रेशर की बात कर रहे हैं अभी हम जो पढ़ा है डाल्टन्स में, क्या था? इट मे बी डिफाइन एज टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट या एक गैस व्हेन मतलब इट इज अलाउड टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम अलोन कीपिंग अदर गैसेस सडनली डिसअपीयर हो गई। ऐसा करके हमने डेफिनेशन आपको बताई थी। तो अमागट्स लॉ में अगर आपसे कोई पूछे पार्शियल वॉल्यूम क्या होता है, डिफाइन करिए, कौन डिफाइन करेगा इसको? The total volume of container which is occupied by the gas itself is called as partial volume. नहीं बच्चा, ऐसा होता है क्या भैया? सर अगर किसी गैस को पूरे कंटेनर में पूरा प्रेशर अगर कंटेनर का एक गैस को अलाउ कर दिया जाए एक्सर्ट करने के लिए, तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अच्छा, आप कह रहे हो कि हाँ, बहुत प्यारा, बहुत सही बता रहा है ये बच्चा, बहुत बढ़िया बता रहे हो दोस्त। देखो फिर से हम बताते हैं, इन्होंने जो बताया हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान से सुना हो, कुछ ने नहीं सुना हो, हम बता दे रहे हैं एक बार फिर से। जैसे पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन याद करो, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहीं से रिसेंबल करते हुए चीज है ये। पार्शियल प्रेशर में क्या होता था? पार्शियल प्रेशर में होता था कि इट मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर अ गैस वुड एक्सर्ट इफ इट इज अलाउड टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम अलोन, मतलब पूरे वॉल्यूम को एक गैस को छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करो। हमने वॉल्यूम नहीं बदला था वहां पे,
हमने क्या किया था, अगर आपके रूम में N2 और O2 गैस प्रेजेंट है, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो हमने क्या बोला था, वॉल्यूम उतना ही रखो, एक गैस को डिसअपियर कर दो। बोलो अब बताओ तुम्हारा प्रेशर कितना है, तो पक्का वो 1 एटमॉस्फेयर तो लगाएगी नहीं, थोड़ा कम लगाएगी, तो हम उसे बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। तो जो इन्होंने बताया अभी कि पार्शियल वॉल्यूम भी ऐसे ही करेंगे, हम क्या कह देंगे, जितनी गैसेस है ना ढेर सारी, उनसे ये बोलेंगे बाकी सारी गैसेस सडनली डिसअपियर हो जाओ, और एक गैस को बोलेंगे ऐसा है बेटा, तुम जो है जितना सब मिल के प्रेशर लगा रहे थे उतना प्रेशर लगाओ, बताओ कितना वॉल्यूम लगेगा। तो जैसे सुनो तो सुनो, हमारी बात सुनो, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, N2 और O2 है, आपका बड़ा सा रूम है, आप देख रहे होगे, N2 और O2 मिलके प्रेशर कितना लगा रही हैं, 1 एटमॉस्फेयर। अब सडनली सपोज करो N2 डिसअपियर हो जाए, सडनली N2 डिसअपियर हो गया तो सिर्फ O2 बचेगा, तो O2 पक्का तो 1 एटमॉस्फेयर लगा नहीं पा रहा होगा, तो तुम्हें O2 का अगर 1 एटमॉस्फेयर लगाना है, अलाउ करना है कि O2 1 एटमॉस्फेयर लगाए, तो अपने रूम को छोटा करना पड़ेगा, दीवार को सटाना पड़ जाएगा, नजदीक लाना पड़ेगा, तभी तो O2 मॉलिक्यूल इतने कैपेबल हो पाएंगे कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा पाए। समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपके रूम का था, क्या वो डिमिनिश नहीं हो गया, रिड्यूस नहीं हो गया, तो उसे ही पार्शियल वॉल्यूम, Yes, sir. हाँ Yes. तो उसे ही, हाँ तो बच्चा उसे ही पार्शियल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे पार्शियल प्रेशर में क्या बोला था आपने कि भाई मतलब a gas would exert, मतलब the partial pressure may be defined as the pressure a gas would exert in mixture of gases की बात कर रहे हैं आप। it may be defined as the pressure a gas would exert if it is allowed to occupy the whole volume alone, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे गैस, तब वो तो पूरे वॉल्यूम में अकेली रह जाएगी, तो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगी, सारी गैसेस मिलके 1 एटमॉस्फेयर लगा रही थी, तो उससे आ जाएगा। और डाल्टन्स ने एक्सपेरिमेंटली बोला था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन आता है। वैसे पार्शियल वॉल्यूम में है कि आप जो दो गैसेस हैं, आपके रूम में दो गैसेस हैं, N2 और O2, और बड़ा सा रूम है आपका, दोनों मिलके 1 एटमॉस्फेयर लगा रही हैं। सपोज करो आप ये बोलो एक गैस डिसअपियर हो जाओ, तो जो एक गैस बनेगी, बचेगी, रिमेनिंग रहेगी, वो क्या होगी, उतना प्रेशर तो लगा नहीं पाएगी। अब उस गैस से बोलो अच्छा ये बताओ हम वॉल्यूम कितना रिड्यूस कर दें कि तुम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही लगाने लगो, तो जो वॉल्यूम रिड्यूस करके तुम लेके आओगे ना, जिसपे वो वही एक अकेली बची हुई रिमेनिंग गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाने लगेगी, उसे बोलते हैं पार्शियल वॉल्यूम, ऐसे डिफाइन किया गया है। अभी सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, यस सर। Yes, sir. तो लिखो, इसमें थोड़ा सा लिख लो, लिखिए जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अरे पलट गया, पार्शियल हम लिखवाएंगे नहीं इसको, हम मतलब बोलेंगे नहीं, आप लोग लिखो, देखो पार्शियल प्रेशर, सॉरी पार्शियल वॉल्यूम may be defined as partial volume may be defined as a reduced volume required for a gas, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, partial volume may be defined as a reduced volume required for a gas, a reduced volume required for a gas to exert same pressure, as it was in mixture of gases. Reduced volume required for a gas to exert same pressure as it was in mixture of gases. Reduced volume required for a gas to exert same pressure as it was in mixture of gases. दूसरे तरीके समझो भाई, थोड़ा सा इतना क्लियर डेफिनेशन नहीं लग रही है, तो आप उसको ये समझ में आ गया भैया, लिखे इतना, Yes. लिखे हुए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा तरीका ऐसे भी होता है कि partial volume of a gas may be defined as the volume it occupy when it is allowed to exert same total pressure at same temperature. लिख लो, दूसरा तरीका भी लिख लो, और partial volume of a gas in mixture of gases, or partial volume of a gas in mixture of gases may be defined as, or partial volume of a gas in mixture of gases, or partial volume of a gas in mixture of gases, or partial volume of a gas in mixture of gases may be defined as the volume, partial volume of a gas may be defined as the volume it occupy
may be defined as the volume it occupy, may be defined as the volume it occupy when it is allowed to exert, the volume it occupy when it is allowed to exert, when it is allowed to exert same total pressure, when it is allowed to exert same total pressure. अरे समझ गए भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो Yes, sir. कोई यहाँ पे चैटिंग वेटिंग भी कर रहा है ना कि कहीं पे इधर उधर, तो भैया तुम पढ़ना नहीं चाहते हो साले, वैसे भी जो भी हो तुम कहेंगे नहीं किसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन के, तो भैया ऐसा है पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम क्यों इधर सब चले आते हो? ओवर स्मार्ट नहीं बनो, क्लास से निकल जाओ या अपना तुम नोटिफिकेशन म्यूट कर दो जिसकी तरफ टेटे आवाज आ रही है। तुम्हारा साले कुछ होने वाला नहीं जो भी हो तुमको लग रहा होगा ऐसे ही बोल रहे हैं हम, तुम्हारे जैसे हर साल आते हैं, हमको पता है क्या होने वाला है। तो ये क्लास में आके ये ड्रामा मत किया करो, जिसको ऐसा करना हो क्लास में आया मत करो। हम फोर्स थोड़ी करते हैं भाई, कभी हमने कहा है क्या जबरदस्ती आने को? और तुम्हें अगर साले इतना ही वो ये करना है तो तुम्हें और कहीं जगह नहीं मिलता तुम्हें करने का? ठीक है, तुम्हारे पेरेंट हो, तुम्हारा ब्रॉटअप भी तुमको बता रहा है कैसे हो तुम। यहाँ पे साले आके उल्टे क्लास में आके तुम्हारा नोटिफिकेशन चल रहा है किसी के। अभी हम नाम देख लेंगे अभी दूसरे उसमें तो अभी फिर ऐसा मत करो कि एडमिशन अब फिर पब्लिकली बेइज्जती करें तुम्हारी। पेरेंट को बुला लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे फिर भैया इससे अच्छा तुम क्यों उतना वो करवा रहे हो? देखो दोस्तों, ये पार्शियल वॉल्यूम हो गया, हमने आपको डाल्टन्स लॉ बता दिया, अमागर्ट्स लॉ बता दिया। अब आते हैं हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। लिखिए जरा अपनी कॉपी में, ग्राहम्स लॉ, GRAHAM, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। देख लिया हमने कौन, तुम लोग कब से जो ड्रामा कर रहे हो, जो भी है ठीक है। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। हमको ये बता दो डिफ्यूजन क्या होता है, किसी को कुछ पता है डिफ्यूजन के बारे में? एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में जाना, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कुछ सही बता रहे हो तुम लोग। डिफ्यूजन एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम गैसेस की बात करते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं इसलिए गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं इसलिए गैसेस की बात करते हैं, कि मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर, या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन। लिखिए, अ मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, अ मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, है ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है भैया? Yes, sir. Yes, sir. movement of gas particles from the region of higher pressure to lower pressure is known as diffusion. Movement of gas particles from the region मतलब ये REGION है वो, from the region of higher pressure to lower pressure, higher pressure to lower pressure, इसे बोलते हैं हम लोग is known as diffusion. ठीक है भैया, आपको समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, तो ये गैस पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन। अब देखो दोस्त, एक चीज होती है इफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन और एलेबोरेट करेंगे, लिक्विड्स में भी होता है, सॉल्यूशंस में भी होता है, वो सब आपको बाद में पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में। अभी आप लिखिए जरा, अब डिफ्यूजन हो गया। अच्छा, डिफ्यूजन का एग्जांपल कोई बताओ। The perfume की bottle को Like when we open a bottle of perfume. पूरे रूम में वैसे smell चलेगा। वैसे चलो ठीक है बच्चा,
वैसे आपको बता दें प्रिसाइजली वो इफ्यूजन होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज उस चीज को इफ्यूजन बोलते हैं, अभी बता रहे हैं ना इफ्यूजन। एक्चुअली डिफ्यूजन बहुत जनरल टर्म है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, सपोज करो अपने रूम में तुम लाके दो चार मतलब ऐसे बड़ी चीजें बता रहे हैं आपको काफी ब्रॉड वे में। आप जिस रूम में बैठे हो बहुत सारा प्रेशर डेवलप कर लो किसी तरीके, बहुत सारा प्रेशर डेवलप करने का मतलब है कि फैन वैन ऑन कर लो, बहुत सारा प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, आपके रूम में प्रेशर ज्यादा हो गया। या अपने रूम में आके 4-5 ऑक्सीजन के सिलेंडर ओपन कर लो, तो बहुत सारा ऑक्सीजन हो जाएगा रूम के अंदर, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा आ जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा आ गया, फिर अपना दरवाजा ओपन कर दो, तो अपना डोर ओपन करोगे या विंडो ओपन कर दोगे तो क्या है, एक बड़े से सरफेस के थ्रू हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस का मूवमेंट हो जाएगा, बड़े से स्पेस के थ्रू, काफी बड़े स्पेस के थ्रू हो रहा है ना भैया। Yes, sir. तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन एक चीज होती है इफ्यूजन, इफ्यूज करना, छोटे से पोर सुन पॉइंट के थ्रू सर, किसी हाँ, ओरिफिस में किसी वैक्यूम में मूवमेंट बहुत प्यारा दोस्त। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन थ्रू, डिफ्यूजन जो होता है थ्रू अ फाइन होल, छोटा सा होल, होल है HOL, फाइन होल, और ओरिफिस जिसे बोलते हैं ओरिफिस, है ना, या इसी को बोलते हैं पिन होल, यस पिन होल एकदम छोटा सा, इसे ही बोलते हैं इज नोन एज इफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन ही है वो, लेकिन अगर फाइन होल के थ्रू हो रहा है तो उसे बोलते हैं इफ्यूजन। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर लो कि डिफ्यूजन थ्रू अ फाइन होल और ओरिफिस और पिन होल, ओरिफिस होता है ORIFICE, ओरिफिस और पिन होल इज नोन एज इफ्यूजन। इफ्यूजन प्रिसाइजली इसको इफ्यूजन बोलते हैं। जैसे आपके किचन में क्या होगा कि ठीक है, तो ठीक है किचन में आप लोग जाते होगे, तो सपोज करो सिलेंडर है आपके घर में, गैस सिलेंडर होते हैं ना बड़े वाले 14 kg वाले, तो Yes, उसमें sir. क्या होता है, उसमें गैस बहुत हाई प्रेशर पे फिल्ड होती है। तो आप जब उसकी नॉब ओपन करते हो, रादर नॉब को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो ओपन करने वाली स्टेट में, तो थोड़ी सी गैस लीक होनी शुरू होती है। तो एक्चुअली में वेरी हाई प्रेशर पे फील्ड है और एक पिन होल, छोटे से होल के थ्रू वो गैस निकल रही है ना, उसे बोलते हैं एक्चुअली में प्रिसाइजली वो इफ्यूजन है। जो परफ्यूम की बॉटल वाला बोल रहे हो, ठीक है, वो मतलब निकलती तो छोटे ओरिफिस से निकल रही है ना, बहुत छोटे से उससे होल से, उसे बोलते हैं इफ्यूजन। समझ में आ रहा है बच्चा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपके घर में पानी की टंकी ऊपर रखी होगी, मान लो सबके घर में बड़ी सी ऊपर, काफी बड़ी सी है टैंक, उसमें छोटा सा होल कर दो, तो छोटा सा होल कर दोगे तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग ओरिफिस। वैसे ओरिफिस नाम होता है उसका, ORIFIC, ओरिफिस, उसे बोलते हैं इफ्यूजन शुरू हो गया। तो डिफ्यूजन थ्रू अ फाइन होल इज नोन एज इफ्यूजन। अब देखो दोस्त, एक और चीज आप सुनिए अभी, इफ्यूजन और डिफ्यूजन ये आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया भैया? आगे बताएं अब। Yes, sir. Yes, sir. yes. ठीक है Excuse me, दोस्त। sir. क्या बच्चा? सर फ्यूजन में क्या सर कूलिंग इफेक्ट भी आता है? अच्छा, वो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन वो हम अब उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना बच्चा, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। अभी हम लोग को सिर्फ डिफ्यूजन इफ्यूजन मानना है, और ये मानना है कि कहीं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके ठीक है दोस्त, आप जिस रूम में बैठे हो, सपोज करो वहां पे आप अपने आपके रूम में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आप एक काम करो, दरवाजे अपने डोर्स विंडो सारी क्लोज कर लो, और आके कई अपने रूम में कई ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन करवा लो, ढेर सारे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उनमें भी प्रेशर होता है, तो आपके रूम में प्रेशर हो जाएगा काफी, एक से ज्यादा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर, 3, जो भी है, ज्यादा हो गया। अब एक काम करो, अपने किसी डोर में ड्रिल कर लो, अपने डोर में थोड़ा सा होल कर लो, ड्रिलिंग कर लो, तो जो गैस निकल रही होगी उसे बोलेंगे गैस इफ्यूज हो रही है, ना कि डिफ्यूज हो रही है। समझ में आ रहा है बच्चा इफ्यूजन डिफ्यूजन में क्या मीनिंग है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ वैसे बहुत लार्ज सरफेस एरिया के थ्रू जब होता है तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, गैसेस का मूवमेंट। और बहुत स्मॉल सरफेस एरिया के थ्रू, पिन होल या ओरिफिस या फाइन होल के थ्रू होता है, अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे बोलते हैं इफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन, अब कोई बोले अच्छा डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, जैसे आपको हम वही बता रहे हैं ना कि भैया आप एक काम करो, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ मैथमेटिकली आपको बताने जा रहे हैं कि क्या किन किन फैक्टर्स पे डिफ्यूजन डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है डिफ्यूजन डिफ्यूजन के लिए। तो देखो दोस्त
जिस रूम में आप बैठे हुए हो, N2 और O2 है, अज्यूम कर लेते हैं N2 और O2 आपका 80% 20% बाय वॉल्यूम है। आप एक काम करो, सिलेंडर्स लेके अपने रूम में लाके फोड़ लो, फोड़ मतलब सिलेंडर्स ओपन कर लो ढेर सारे, और अज्यूम करो कि सारे सिलेंडर में N2O2 का कंपोजिशन 80 और 20 ही है। तो आपके रूम में थोड़ी देर बाद जब 5-6 सिलेंडर आप ओपन कर लोगे तो आपके रूम में प्रेशर हो जाएगा 4-5 एटमॉस्फेयर, सपोज करो हो गया, सपोज कर लो आपके रूम में बहुत सारा प्रेशर हो गया। अब अपने डोर में ड्रिल कर लो थोड़ा सा, कोई होल बना के, तो गैस वहां से इफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो वो इफ्यूजन एक्चुअली में N2 और O2 तो अंदर पड़ी है ना, अंदर के प्रेशर की वजह से ही तो इफ्यूजन हो रहा है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही इफ्यूजन होता है, लोअर से हायर की तरफ नहीं होता। डिफ्यूजन इफ्यूजन जो होते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होते हैं, समझ रहे हो भैया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। इन जनरल रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। In general, rate of diffusion or effusion can be given by the following formula. In general, rate of diffusion, rate, in general, rate of diffusion or effusion, rate of diffusion or effusion, ये जो है can be given by following formula। ठीक है भैया? तो वो क्या होता है फॉर्मूला, वो ऐसे लिखा जाता है, देखिए हमारी बात सुनिए। वो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को P प्रेशर इनसाइड कंटेनर इनटू एरिया ऑफ ओरिफिस या स्मॉल होल डिवाइडेड बाय √2 पाई RTM, ये होता है √2 पाई RTM। इतना लिखो जरा। रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो होता है वो ऐसे होता है, PA अपॉन √2 पाई RTM, इसी को बोलते हैं स्मॉल r बोले तो रेट, रेट होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपके रूम में से जो बाहर की तरफ कोई गैस डिफ्यूज हो रही है या इफ्यूज हो रही है, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर इनसाइड कंटेनर। रेट ऑफ ये डिफ्यूजन डायरेक्टली या डिफ्यूजन या इफ्यूजन, हम देखो डिफ्यूजन या इफ्यूजन बोले दोनों चीजें सेम ही मानना आप। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर स्क्वायर एरिया कर दोगे तो अलग तरीके डिफ्यूजन होगा, सर्कुलर कर दोगे तो अलग तरीके डिफ्यूजन होगा, रेक्टेंगुलर कर दोगे अगर आप होल जो ड्रिलिंग आप कर रहे हो तो अलग तरीके डिफ्यूजन होगा। और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो हो रहा है वो √T, और रेट का जो लास्ट वाला एक टर्म लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m मोलर मास ऑफ गैस। इसका मतलब जो गैस जितनी ज्यादा हैवी होगी उतना स्लोली डिफ्यूज करेगी। समझ में आ रहा है भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले पॉइंट्स? Yes, sir. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस क्या भाई? तो टी टेम्परेचर है। हाँ टी टेम्परेचर है भैया, और क्या लिखोगे? और टी absolute टेम्परेचर temperature। केल्विन में। टेम्परेचर कभी भी तुम आज के बाद दोबारा ना पूछना कोई भी, और ना कहीं लिखना, हमेशा क्या लिखोगे? टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड कोई नहीं पूछना ना लिखना कभी। टेम्परेचर हमेशा केल्विन केल्विन केल्विन, हमेशा पूरे केमिस्ट्री में कहीं वॉलेट नहीं करेगा ये। ठीक है, जब तक जबरदस्ती कहे। M को क्या बताया था? M मतलब मोलर मास ऑफ गैस। एक एक करके लिखिए। P इज, लिखो बता रहे हैं ना, P इज प्रेशर इन टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, ऐसे P इज प्रेशर इनसाइड कंटेनर, पहले इतना लिखो। एक मिनट थोड़ा सा इसमें एडिट करा देते हैं, अभी करा देते हैं ना, बाद में कराना पड़ेगा हमको। P के लिए लिखो, P के लिए थोड़ा सा, P इज partial pressure of component effusing out, partial pressure of component in container जो effusing out from container, ऐसे लिखो। P is partial pressure of component effusing out from container, P is partial pressure of component effusing out from container। P जो है वो partial pressure of component इफ्यूजिंग आउट, इफ्यूजिंग आउट मतलब इफ्यूज होके बाहर निकल रही है। P is partial pressure of component इफ्यूजिंग आउट फ्रॉम कंटेनर,
हो गया भैया ये P? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। अब लिखिए स्मॉल ए के लिए लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिन होल। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिन होल। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब चलिए T इज टेम्परेचर इन केल्विन, आपको पहले ही बता दिया T टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रहता है। और M इज मोलर मास ऑफ गैस, M इज मोलर मास ऑफ गैस, M को बोलते हैं मोलर मास ऑफ गैस। समझ रहे हो भैया? रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या होता है, कहीं कहीं लोग इसको लिखते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपके एनसीईआरटी में लिखा है रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेंसिटी। तो बोलोगे ये साला नया कहाँ से आ गया, वो तो लिखा ही नहीं हुआ है उसमें। उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। एक्चुअली वो लोग क्या है ना, ज्यादा शॉर्टकट यूज कर लिए हैं। जो हमने लिखा है वो एब्सोल्यूट है, ये कभी वॉयलेट नहीं करता जो हमने लिखा हुआ है। बाकी तुम लोगों ने हो सकता है सुना हो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, किसी ने कभी सुना है क्या? पूछ रहे हैं। Yes, sir. स्कूल में पढ़ाया गया था। Yes, sir. वो एक्चुअली उतना अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके बनाते हैं। हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, क्या आप लोगों को एक चीज ये पता है, PV इज इक्वल टू nRT। Yes, sir. Yes, Green sir. gas equation. यस सर। गैसियस स्टेट पढ़ा रहे हैं तो इतना तो जानते ही होगे। तो मेरे Yes, दोस्त sir. PV इज इक्वल टू nRT पता है। P इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कह सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास कह सकते हैं, मोलर मास। और Yes. वॉल्यूम को 1 अपॉन V कह सकते हो, न्यूमरेटर में R इंटू T कह सकते हो। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. तो ठीक है दोस्त, P इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब एक काम करिए, सुनिए हमारी बात सुनिए। मास अपॉन वॉल्यूम का क्या कह सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी। डेंसिटी हो जाएगा। तो क्या P इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डेंसिटी को रो लिख दे रहे हैं, रो लिख देते हैं, रो अपॉन M, और न्यूमरेटर में RT आ जाएगा। बताओ दोस्त। यस सर। या यहीं Yes, से sir. रो इज इक्वल टू PM बाई RT आ जाएगा। या अगर P बाई RT कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M आ जाएगा रो। Yes. कुछ बता नहीं रहे हो? Yes, रो sir. डेंसिटी Yes, है sir. क्या वो? यस सर। Yes, तो sir. इसका मतलब है डेंसिटी किसी की मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी ऑफ गैस जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होती है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जो तुमने रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखा हुआ है अभी, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाली चीज यहाँ पे, ये वाला जो मॉलिक्यूलर मास वाला है, उसी मॉलिक्यूलर मास वाले से हम इसको अगर एलेबरेट करके लिखना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर मास हटा के इसकी जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट रो लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। नहीं बताओगे बच्चा? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. तो उसी इसीलिए तुम लोग को स्कूल में बताया गया है कि रो जो होता है रादर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है भैया, समझ गए? तो ये सारे Yes, sir. फैक्टर्स कहाँ से आए? ठीक है बच्चा। तो इनमें से आपको क्या याद करना है, कोई भी याद, वैसे सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा सही है, क्योंकि उसके बाद कभी गलती के चांसेस ही नहीं है। क्योंकि जो स्कूल वाले पढ़ाए अभी हम क्वेश्चन देंगे उससे करोगे तो हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। आईआईटी वाले क्वेश्चन तो उससे होते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं मेंस वाले, एडवांस्ड वाले नहीं होने वाले हैं उससे। आर इज इक्वल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो करके तुम सोच रहे हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। ठीक है भैया, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। ठीक है दोस्त, आप सुनिए, हम आपको बता रहे हैं एक कंटेनर है सपोज करो, एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं बे, जिसके अंदर 2 गैसेस हैं, एक गैस ए है एक गैस बी है, गैस ए और गैस बी, और इनके अंदर का प्रेशर है कोई P0, अज्यूम कर लो कोई P0 प्रेशर है, P0 राधा, ठीक है P0 है। इसका N1 मोल्स है और इसका N2 मोल्स है, N1 और N2 मोल्स।
ये इफ्यूज कर रही हैं थ्रू अ फाइन होल, ये ऐसे इफ्यूजन यहाँ से निकल रही हैं ऐसे बाहर की तरफ, ये गैसेस निकल रही हैं, इफ्यूजन हो रहा है यहाँ से फाइन होल के थ्रू। अब ठीक है, फाइन होल किस साइज का है, वो क्या एरिया है, कुछ उसका मत सोचो तुम। फाइन होल के थ्रू इनका गैसेस का इफ्यूजन हो रहा है। तो कोई पूछे रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो बताओ, तो भैया रेट तो आप पहले ही देख चुके हो क्या होता है, P इंटू ए अपॉन √2 पाई RT, ऐसे करके बोल सकते हैं हम लोग, RTM। तो एक बात बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ इफ्यूजन का ये फॉर्मूला होता है। तो अभी सुनिए, अभी कुछ सोचिए नहीं, अभी हम जो बता रहे हैं उसको मानिए। तो भैया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है दोनों गैसेस के लिए निकलने का, टेम्परेचर भी एक कंटेनर में है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो N2O2 सपोज करो अपने रूम में ड्रिल कर दो, तो N2O2 बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, 2 पाई RT सेम है। तो प्रेशर भी एक तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है, अभी मान लो शुरुआत में मोल्स इनके सेम थे, मोल्स की बात नहीं करते हैं, तो प्रेशर भी एक तरह से सेम हो जाएगा, ठीक है, टोटल प्रेशर के अक्रॉस ये निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या हम लोग इसको R1/R2 की वैल्यू, R1/R2 की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि भैया प्रेशर अगर सेम है अंदर का, या प्रेशर मान लो P1 P2 है दोनों गैसेस का, तो अपने पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वो बाहर निकल रही होंगी ना भैया। Yes, sir. हेलो, Yes, अगर sir. इनका तुम N1 मोल्स मान लो, इनका तुम N2 मोल्स मान लो, तो क्या ये दोनों गैसेस P1/P2 क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो बाकी टेम्परेचर भी सेम है, P1/P2 इंटू √M2/M1 करके निकलेंगे ये, बताओ दोस्त। Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है बच्चा, ये R1/R2 अगर रेशियो लोगे तो? Yes. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से आपको एक चीज देख के समझ में आ रही होगी, ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा गैस का, उतना धीमे धीमे डिफ्यूज करेगी, मतलब जितनी हैवी गैस होगी उतनी धीमे धीमे डिफ्यूज करेगी। जैसे बहुत हैवी लोग ठीक से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं चल पाएंगे, तो समझ रहे हो, इसे बस एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि हैवी गैस होगी तो स्लोली डिफ्यूज करेगा हैवी गैस, और लाइटर गैस जो होगी, हल्की गैस, लाइटर गैस थोड़ी तेजी से डिफ्यूज करेगी या इफ्यूज करेगी। बताओ दोस्त, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। अब एक जेई में क्वेश्चन आया, अच्छा रुकिए, तुम बोलोगे सर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, बात सुनिए हमारी। रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। कोई पूछे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखा है आपने, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, जिसका फॉर्मूला आप लिखते हो ये PA/√2 पाई RTM ऐसे करके, ये एक्चुअली में है क्या? रेट जिसको R लिखते हो, ठीक है, हम मान लेते हैं उसको, आप लोग बोलोगे कि ठीक है सर हम मान लेते हैं, आप बोल रहे हो प्रेशर इंटू ए डिफाइन करके कहीं से दे दिया गया, इसका डेरिवेशन भी है, हम इसको अभी नहीं करा सकते, कभी करा देंगे बाद में, 2 पाई RTM नीचे ये मान लिया हमने। कोई बोले रेट साला है क्या एक्चुअली में? अच्छा, रेट जानते हो क्या होता है? जैसे आप लोग फिजिक्स में जानते हो, केमिस्ट्री में भी देखा होगा, रेट ऑफ चेंज ऐसे बोलते हैं ना कि Yes, sir. डिस्टेंस का रेट चेंज जो होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के Yes, रिस्पेक्ट sir. में चेंज करते हैं, तो भैया वो डिस्प्लेसमेंट को करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है, डिस्टेंस को करते हैं तो टाइम आ जाता है, ऐसे करके आता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे Sir. चेंज हो क्या रहा है, क्या नंबर ऑफ गैस के मोल्स चेंज हो रहे हैं या मास चेंज हो रहा है गैस का? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग ये बोलते हैं कि रेट जो लिखा जाता है ना, रेट, वो एक्चुअली में R1/R2 या रेट 1 रेट 2 जो हम बता रहे हैं आपको, एक बार देखिएगा। जब भी हम आपसे बोले कि R1/R2 कंपेयर करना है रेट ऑफ गैसेस का, तो आप इसको ये भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिफ्यूज्ड उतने टाइम में, किसी गिवन टाइम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस 2 डिफ्यूज्ड उतने ही गिवन टाइम में। हेलो, समझ में आ रहा है बच्चा ये? Yes, sir. Yes, आ रहा है sir. कैसे? Yes, sir. हाँ दोस्त, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है या रेट ऑफ डिफ्यूजन उसको कैसे लिखोगे, मतलब गैस के टर्म्स में, ठीक है, फॉर्मूला तो पता होता है P/√2πRTM, लेकिन रेट लिखोगे कैसे, तो उसको हम बोलेंगे गैस के अंदर या तो मोल चेंज हो रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ये मोल्स का इतना डिफ्यूज हो गया, इतना मोल्स बाहर निकल गया, डिफ्यूज आउट मतलब बाहर चला गया, या इतना वॉल्यूम गैस का बाहर चला गया डिवाइडेड बाय अपना ये टाइम, इतने गिवन टाइम में, सपोज करो ऐसे आपको गिवन है। इसके और भी तरीके होते हैं, वॉल्यूम को हम लोग बोल सकते हैं कुछ और तरीका। देखिए ये समझ में आ रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला कैसे लिखेंगे बच्चा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बहुत प्यारा। IIT जेई में एक क्वेश्चन आया, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस का है ये एक तरह से, वैसे ये 2 बार आया हुआ है, एक बार कॉम्प्रहेंशन में आया था, एक बार वैसे ही आया था। ये कॉपी कर लियो, आगे बताएं, कॉपी कर Yes, लियो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे आपने फॉर्मूला लिखा कि P इंटू ए अपॉन √2πRTM, तो सर इसमें हाँ क्या बच्चा, है? क्या है? सर कैपिटल R क्या चीज है? आर गैस Gas कांस्टेंट है बच्चा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना वो, वही जो आपको बताया था, है ना बच्चा, ओके सर। आर गैस कांस्टेंट। चलो जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने क्या बोला, हमने एक ट्यूब ले लिया, ट्यूब ऐसे बोले हमारे पास एक ट्यूब है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इन्होंने बोला ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब में वैक्यूम है, वैक्यूम क्या होती है वैक्यूम की स्पेलिंग? कोई बात नहीं, Double CUM. ये होता है VACCUM नहीं होता, VACWM होता है, W. वैक्यूम होता है वो, वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूम होता है। चलो ठीक है वो सब छोड़ो, देखो ये है हमारे पास। अब हमने क्या किया इसमें, रुक जाओ थोड़ा सा छोटा बना दें इसको, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन ये था आईटी वालों का कि एक हमारे पास ट्यूब है, ऐसे लंबी सी ट्यूब है, और इस ट्यूब में वैक्यूम है। तो वैक्यूम जो है उसके बाद इन्होंने क्या किया, वैक्यूम, इन्होंने बोला लेफ्ट साइड से हमने, हमारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है, कोई बड़ा सा सिलेंडर, और उस बड़े से सिलेंडर का हमने, उसमें गैस भरी हुई है, गंदा सा सिलेंडर बना दिया यार, रुको यार थोड़ा साफ से बनाने दो, सब डायग्राम नहीं बनता। बड़ा सा सिलेंडर है और ऐसे, ठीक है, इसमें गैस फिल है, हमारे पास गैस फिल्ड है, और सपोज करो अमोनिया गैस फिल्ड है, NH3 गैस, और दूसरे साइड भी हमारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसमें कोई गैस फिल्ड है, उस गैस का नाम बोल दिया उन्होंने HCl गैस है। IIT का क्वेश्चन है ये, HCl गैस है। इन्होंने बोला कि ठीक है इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर की है, IIT का क्वेश्चन है ये, 1 मीटर की लेंथ है इसकी, 1 मीटर टोटल, 1 मीटर की लेंथ है। इन्होंने बोला T इक्वल, अच्छा ये प्रेशर भी तो लिखा था, ये बोले 1 एटमॉस्फेयर पे, ये लिखा हुआ था यहाँ पे, और इधर भी लिखा था 1 एटमॉस्फेयर पे। एक मिनट, 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, आप इसको लेफ्ट साइड में कर लो कि अमोनिया P1 एटमॉस्फेयर पे है, P1 एटमॉस्फेयर, और राइट साइड HCl है P2 एटमॉस्फेयर पे। इस जैसे सिलेंडर होते हैं ना घर में, बड़े बड़े सिलेंडर, अमोनिया से भरा हुआ सिलेंडर मान लो मिल गया आपको कहीं, HCl से भरा हुआ सिलेंडर, अब ला के तुम इसके माउथ पे लगा दो, टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे, तो ये गैस इधर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी, अमोनिया गैस अंदर आनी शुरू हो जाएगी, Yes, और sir. HCl गैस भी अंदर आनी शुरू हो जाएगी, दोनों गैसेस अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने ये बोला था अमोनिया वाले एंड से, खैर उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर लेके कराया था, हम आपसे बता रहे हैं अमोनिया वाले एंड से कितनी डिस्टेंस पे व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होगी। तो व्हाइट फ्यूम्स का मतलब ये होता है कि अमोनिया रिएक्शन कर रहा होगा HCl के साथ, जब दोनों मिल जाएंगे, जहां भी NH4, NH4Cl. बहुत सारा दोस्त, अमोनिया और HCl जहां भी मिलेंगे वहां पे NH4Cl सॉलिड मिल जाएगा, और यही होता है व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट कलर का पाउडर होता है ना, ये व्हाइट फ्यूम्स मिलती हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि भैया पहले वैक्यूम है, और जैसे ही आप सिलेंडर ओपन करोगे, कि जो बड़े बड़े सिलेंडर लेके आए हो बाहर से,
जैसे ही ओपन करोगे गैसेस स्पीड में भागना शुरू करेंगे अंदर की तरफ, वैक्यूम की तरफ, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो जब भागना शुरू करेंगी तो अमोनिया वाले एंड से कितने डिस्टेंस पे जाके सबसे पहले तुरंत ही व्हाइट फ्यूम्स दिखेंगी। तो भैया क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर लेंथ की एक ट्यूब है और उसमें एक तरफ से अमोनिया P1 एटमॉस्फेयर पे, HCl P2 एटमॉस्फेयर पे कर दिया गया। बताओ कितने डिस्टेंस पे व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगी। तो हम जनरलाइज इक्वेशन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन और इजी था। और एक काम करो, आप लोगों ने ये लिख लिया ना क्वेश्चन? Yes, sir. और सुनिए सुनिए, अब एक काम करिए, इसको एल, जो 1 मीटर लिखा है ना, इसको एल मीटर कर लो, एल कर लो, जनरलाइज कर देते हैं ना, क्या बार बार वही करेंगे। एल मीटर कर लो ना, एल लेंथ, ठीक है दोस्त? समझ रहे हो भैया? अरे 1 को एल करना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, थोड़ा Yes, sir. ठीक है। अब एक बात सुनिए, सॉल्यूशन हम बताएं इसका, क्वेश्चन कॉपी हो गया आप लोगों से? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगेगा। देखो आपने वैक्यूम लिया हुआ है किनारे P1 P2 पे, तो एक बात बताओ दो, सपोज करो कि अमोनिया के साइड से जब आप कौन से डिस्टेंस चले जाते हो, अमोनिया के साइड से सपोज करो आप चले जा रहे हो x डिस्टेंस, तब जाके व्हाइट फ्यूम्स हमको मिल रही हैं। ऐसे मान लेना कि अमोनिया से x डिस्टेंस पे जाते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स मिल रही हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 minus L L. minus X. L minus x हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक टाइम पे, अच्छा मान लो 5 मिनट बाद हमें व्हाइट फ्यूम्स मिली, तो उस 5 मिनट में अमोनिया कितना चल गया होगा? x डिस्टेंस, और HCl कितना चल गया होगा? L minus x डिस्टेंस। चला होगा कि नहीं चला होगा? Yes, sir. तो हमने एज्यूम किया है। तो आप एक काम करिए, हमारी बात सुनिए, हमने ये बोला कि एक टाइम आपको गिवन है, तो आप करोगे R1 अपॉन R2, रादर R अमोनिया अपॉन R HCl। तो इनका रेट जो आएगा वो इनके पार्शियल प्रेशर्स, जो स्कूल वाला फॉर्मूला पढ़ते हो उससे कभी नहीं होगा ये। इनके पार्शियल प्रेशर क्या आएंगे? प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन प्रेशर ऑफ HCl। कोई बोले सर इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएंगे? अबे दोनों के एरिया सेम है ना, सेम होल है कि नहीं होल है? सेम Yes, होल है sir. ना भैया? Yes, Yes, तो अगर sir. मान लो उसका एरिया ए है तो ठीक है, ए आप लिख देना, मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, दोनों सेम है। इसके बाद टेम्परेचर सेम होगा, अंडर रूट के अंदर जब आओगे तो लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, उल्टा करते हैं ना इसमें, मॉलिक्यूलर मास वाले में अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। बताओ ये सही है कि गलत है? Yes. So सही है। अबे ये जो तुम अभी रेट वाला फॉर्मूला जानते हो, PA अपॉन अंडर रूट 2 पाई RTM, तो वही तो यूज किया है हमने, कुछ और थोड़ी यूज किया है। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है भैया ये? अब Yes, प्रॉब्लम ये आई कि सर हमको तो ये पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हम जानते हैं, हमको गिवन है, अदर प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रेशर ऑफ HCl भी आपको गिवन है। अरे प्रेशर ऑफ अमोनिया भी पता है, प्रेशर ऑफ HCl भी गिवन है। बताओ कुछ गलत कह रहे हैं क्या भैया? दोनों का प्रेशर पता है आपको, एरिया कट जाएगा। तो अब तुम बोलोगे रेट को हम डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिखें? तो अभी हमने थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले, क्या वॉल्यूम डिफ्यूज्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वॉल्यूम वाला? तो इसी रेट ऑफ अमोनिया को क्या हम, रेट ऑफ अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, मान लो उसी टाइम में, और उतने ही टाइम में HCl गैस का कोई वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ होगा, V ऑफ HCl गैस डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड उतने ही टाइम में। Yes, sir. और यही तो तुम्हारा RNH3 अपॉन R अमोनिया है। अरे थोड़ा डिटेल में Yes. बता रहे हैं, Yes, sir. RNH3 अपॉन RHCl, और इसकी वैल्यू सीधे हो जाएगी P अमोनिया अपॉन PHCl और अंडर रूट ऑफ MHCl अपॉन M अमोनिया। मॉलिक्यूलर मास है ये सर। सर जो NH3 का वेलोसिटी होगी और HCl की वेलोसिटी होगी सर, उनका रेशियो उनके लेंथ के मतलब जो डिस्टेंस का वेलोसिटी नहीं है बे, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। वॉल्यूम का मतलब होता है
डिस्टेंस इनटू, कुछ कंफ्यूज हो रहे हो क्या भैया? ये वॉल्यूम है, स्पीड थोड़ी है। वॉल्यूम का जो रेशियो होगा सर उनके डिस्टेंस कवर्ड के रेशियो बराबर होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही कह रहे हो। जो वॉल्यूम का रेशियो है एक्चुअली में, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये d1 डिस्टेंस जो चला है, d1 बोले तो आप मान लो इसको कि ये डिस्टेंस जो चला हुआ है, क्या डिस्टेंस चला है अमोनिया? x डिस्टेंस चला है ना। यस तो सर, x डिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A अपॉन L माइनस x डिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लॉन्ग। तो यही तो हो जाएगा कि P अमोनिया अपॉन PHCl और अंडर रूट ऑफ MHCl अपॉन M अमोनिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास HCl अमोनिया का जानते हो, डेटा पुट करके सॉल्व कर सकते हो जाएगा इससे x की वैल्यू। यस सर। Yes, sir. अरे ए कट जाएगा भैया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? No, sir. No, sir. अबे पूरा क्वेश्चन देखो, हमने क्या बोला है, वैक्यूम। वैक्यूम में हमने क्या किया है, अमोनिया प्रेशर और HCl आपको जब दोनों किनारों से डालना शुरू कर दिया, तो पूछा है बताओ व्हाइट फ्यूम्स कहाँ मिलेंगे। तो व्हाइट फ्यूम्स जहाँ मिलेंगे वो मान लो x किनारे वाले डिस्टेंस से x डिस्टेंस पे है, और राइट वाले से क्या हो जाएगा L माइनस एक्स। तो क्या फॉर्मूला वही यूज करोगे जो अभी बताया था आपको? Yes, sir. ये जेई में पूछा हुआ सवाल है। यस सर, अरे कुछ समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं? यस सर, Yes, sir. यस सर, यस सर। तो लिखने का टाइम दे दें, लिखो इसको जल्दी करो। सर एक बार लास्ट में बता दीजिए सर। लास्ट में ये है कि वॉल्यूम, ये कैपिटल V लिखा है, V अमोनिया मतलब वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिफ्यूज किसी गिवन टाइम में, उतने ही टाइम में वॉल्यूम ऑफ HCl भी कुछ डिफ्यूज हुआ होगा, तभी तो दोनों जाके कहीं मिले होंगे। और वॉल्यूम डिफ्यूज sir. होने का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है डिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई ट्यूब में चले होंगे ना, ट्यूब का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो है। अरे जो क्वेश्चन में ट्यूब लिखी हुई है, Yes, उस ट्यूब sir. का Yes, एरिया। sir. यस सर। और कुछ किसी को फिर से कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो बताओ। सर थोड़ा हेलो? सा फिर क्या करें, फिर से बोलो। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा। अच्छा, और कोई किसी को डाउट बता दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं बताओगे? सर आ समझ गया गए सर, आ गया समझ में। अब चलो, आ गया तो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज किया है कि हमारे पास एक ट्यूब है ऐसे, उस ट्यूब की लेंथ कोई L है, सपोज करो L लेंथ है, L लेंथ, और इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। इसकी वैल्यू बोल देते हैं A क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, ऑटोमेटिकली इधर भी A ही हो जाएगा। कुछ हाँ ना बोला करो बे तो। Yes, Yes. sir. Yes. बहुत प्यारा दोस्त। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें फिर से दो कंटेनर लेके आए, दो कंटेनर जिनके क्रॉस सेक्शनल एरिया A और A ही है, उनको इनके माउथ पे फिट कर दिया, और उन कंटेनर्स में एक्चुअली में गैस भरी हुई है ढेर सारी ऐसे। अब कौन सी गैस है अभी बता रहे हैं। मान लो अगेन वही गैस है, एक तरफ रख दिया हमने अमोनिया, अभी क्वेश्चन सुनो, अमोनिया गैस है और P1 प्रेशर पे है, इधर लिख दिया हमने HCl गैस है, P2 प्रेशर पे है। हम ये पूछना चाहते हैं P1 बाय P2 बताओ, जिससे कि व्हाइट फ्यूम्स अपीयर हो जाए एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ ट्यूब में। हमें P1 बाय P2 की वैल्यू बताओ सच दैट P1 बाय P2 की वैल्यू L के टर्म्स में आप बताओ, या जो भी है P1 बाय P2 की हमको वैल्यू बताओ। एकदम सिंपलीफाई मत करना, जब व्हाइट फ्यूम्स अपीयर हो रही है हमको एकदम मिड पॉइंट ऑफ टेस्ट, इसमें मिड पॉइंट ऑफ ट्यूब पे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं हम? molecular mass of ammonia upon molecular mass of HCl whole under root। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं व्हाइट Yes, फ्यूम्स sir. जो हमको मिल रही है, व्हाइट फ्यूम्स अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिल रही है हमें, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे,
तो हमको बताओ P1 बाय P2 का रेशियो। क्वेश्चन लिखिए, इसको पहले ड्रॉ करो। अरे बाकी लोग अभी बेचारे भी काफी लोग ड्रॉ ही नहीं किए होंगे। रूट एम एन एच Sir, थ्री under अपॉन root of एम एच सी एल। on अरे बहुत Yes. प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों को बेचारों को ड्रॉ करने दो। ड्रॉ करके फिर बताओ हमको। ऑनलाइन में साला स्पीड नहीं बढ़ पाती यार। चलो अभी बैठे रहो चुपचाप, तुम लोग पढ़ाई करते रहना, भागना नहीं। जिसको भागना हो भाग जाए, जो पढ़ने वाले लोग बैठे रहो क्लास में। देखो दोस्त, P1 बाय P2 का रेशियो बताओ जब अमोनिया। भैया अपनी क्लास में ऑफलाइन ही लगवाएंगे यार, इससे चल नहीं पाता। चलो देखो, P1 बाय P2 का रेशियो बताओ जब ये व्हाइट फिल्म्स अपीयर होंगी एकदम मिड पॉइंट पे। तो व्हाइट फिल्म्स अपीयर होंगी मिड पॉइंट पे, इसका मतलब R1 अपॉन R2 की वैल्यू। सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। ये क्वेश्चन लिखा कि व्हाइट फिल्म्स जब मिड पॉइंट पे अपीयर हो Yes, जाएगी। sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिख लो भैया। हाँ, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू आप क्या करोगे? एक तरफ प्रेशर और मल्टीप्लाइड बाय उनका Sir, क्रॉस approx सेक्शनल 1:2. एरिया। हाँ, तो P1 बाय P2 की वैल्यू जो आएगी इंटू ए हम काट दे रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या, अंडर रूट ऑफ P1 माना है अमोनिया की तरफ, तो क्या हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 अपॉन M1 कर देंगे? यस कैसा? Yes. अरे M2 का मतलब HCl का मॉलिक्यूलर मास। बताओ बच्चा। यस Yes, sir. बहुत बढ़िया। और R1 अपॉन R2 को अगर हम सपोज करो बोले, R1 अपॉन R2 को कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया वो L/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A डिवाइडेड बाय टाइम T। तो ये तो हो जाएगा रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय L/2 करोगे, डिफ्यूज कितना हुआ मल्टीप्लाइड बाय A, और अगेन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, T आएगा। अरे उसी टाइम में दोनों जब एक ही टाइम Yes, पर मिले होंगे बे, ऐसा थोड़ी 5 मिनट बाद HCl मिलेगी और 10 मिनट बाद अमोनिया। व्हाइट फिल्म्स कैसे बनेंगी? Yes. तो ये हो गया, और यही हो जाएगा आपका P1 बाई P2 और अंडर रूट M2 बाई M1। आपको पता है M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, M1 मतलब अमोनिया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो L कट गया, A कट गया, T कट गया, लेफ्ट साइड तो साला 1 आ गया। तो इसका मतलब है P1 बाई P2 की वैल्यू, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। P1 बाई P2 की वैल्यू एक्चुअली में अंडर रूट ऑफ P1 बाई P2 की वैल्यू बता रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ M ऑफ क्या, एच थ्री हम M1 हो जाएगा। हाँ M1 बोले तो NH3 है वो हमने माना है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl आ जाएगा। बताओ Yes. बच्चा, ये आंसर है? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन कॉपी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दें हम आपको? Yes, sir. Yes. Yes. यस Sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन पे। जो एक्चुअली में जेईई में क्वेश्चन था वो भी लिख देते हैं, वो हम अभी तक मॉडिफाई कर दिए थे, वो उसको हम चेंज कर दिए थे ना। एक्चुअल वाला जेईई का क्वेश्चन है, उसको देख लो, नहीं तो कहोगे वो तो कराया ही नहीं। ऐसे लिखा था उन्होंने, एक ट्यूब थी और ट्यूब था 1 मीटर लेंथ थी उसकी, 1 मीटर, और 1 मीटर लेंथ करके ऐसे दे दिया था, और बोले थे कि 1 मीटर लेंथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ नहीं दिया था। बोले थे हमने 2 भाई कंटेनर बड़े बड़े लेके आए, उसमें गैसेस फिल थी, एक में अमोनिया गैस फिल्ड थी, 1 एटमॉस्फेयर पे ही रखा था, 1 ATM पे। बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया था आईटी वालों ने। और दूसरे तरफ भी लेके आए थे HCl गैस, और उसको भी कह दिया था उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर पे, 1 ATM पे। ये जेईई का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। और बोले थे ये बताओ अमोनिया के एंड से कितनी दूरी पे व्हाइट फ्यूम्स बनेंगी, ये क्वेश्चन था। अमोनिया के एंड से कितने डिस्टेंस पे पहली बार व्हाइट फ्यूम्स बनेंगी, बताओ। कैलकुलेटर भी यूज कर लो मेरे दोस्त इसमें, क्योंकि IIT जेईई का क्वेश्चन है ये। तो IIT में आया हुआ है तो अब ठीक है, जब भी पूछ रहे होंगे तो वो मेरे ख्याल से आंसर तक तो पहुंचने की बात करेंगे ही। तो IIT जेईई में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आया था। खैर उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर कर लिया था। तो एग्जैक्ट आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ, अमोनिया के एंड से 0.5 से ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा या 0.5 से कम जाना पड़ेगा? और कोई दोस्त? ये ज्यादा बता रहे हैं, या 0.5 पे ही बनेगा? ज्यादा जाना पड़ेगा।
फिर से ट्राई कर लो भैया तुम लोग, अमोनिया ज्यादा सर कम हो रही है। कम। अच्छा एक बात बताओ, हैवियर गैस कौन सी है इसमें? HCl ज्यादा हैवी है, अमोनिया ज्यादा हैवी है? HCl ज्यादा हैवी है। अबे तो HCl ज्यादा हैवी है तो धीरे धीरे चलेगी, तो इसका मतलब Yes, जितने टाइम में अमोनिया खूब दूर चला गया होगा, HCl उतनी दूर थोड़ी जा पाएगा। तो इसका मतलब है कि अमोनिया वाले एंड, अमोनिया तब तक 0.5 से ज्यादा डिस्टेंस चल चुका होगा, HCl 0.5 से कम चला होगा ना एक टाइम पे जब दोनों मिलेंगे, t=0 पे दोनों सर का वॉल्व 0.6 ओपन। पे मिलेंगे। 0.6 0.583 ऐसे करके आएगा तो क्या 0.583 क्या R1/R2 लिखोगे? R1 बोले तो हम अमोनिया को बोल रहे हैं 1, और R1 बोले तो अमोनिया, ठीक है, RNH3 लिख देते हैं सपोज करो, नहीं तो तुम ऐसे ही RHCl, इसको हम फिर बोल देते हैं R1/R2। तो इसकी वैल्यू मान लो लेफ्ट से x डिस्टेंस पे अमोनिया चला है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? 1 - x होगा। तो क्या इसकी Yes, वैल्यू हम sir. लिख सकते, अमोनिया के केस में लिख सकते हैं x इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया a, लकीली दोनों का सेम ही है, अपॉन टाइम t, जितने टाइम में अमोनिया इतनी दूर चला होगा उतने टाइम में जो HCl है वो 1 - x डिस्टेंस चला होगा, और a क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस चला होगा, टाइम वही लगेगा दोनों में। तो इन दोनों का इसका रेशियो इज इक्वल टू, अबे दोनों तरफ प्रेशर क्या है, P1 और P2, तो 1 1 हो जाएगा P1 P2। नहीं समझ रहा हो बच्चा? यस सर। यस सर। तो भैया ये 1/1 कर देंगे हम लोग, प्रेशर तो सेम है भैया, तो प्रेशर सेम है तो उसके बाद अंडर रूट m किसका न्यूमरेटर में लिखोगे बे? क्या लिखोगे? किसका? HCl upon ammonia. HCl पहले आएगा, HCl का आ जाएगा 36.5 और अमोनिया कितना आ जाएगा? 17। तो मेरे दोस्त क्या अब इसको सॉल्व करना मतलब अब डिफिकल्ट है क्या? कुछ कर लोगे ना? यस सर। Yes, sir. तो भैया ये Sir, x 0.583 answer. x/1 - x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36.5/17, ये आया था, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। यही IIT ने पूछा था, ये जेई वाला क्वेश्चन था, कर लोगे इसको? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब हम अपने मन से दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एडवांस, अब कभी पूछे हैं वो, अब तुमको क्या लगता है वही बार बार पूछेंगे? 2 बार पूछ चुके हैं उसको, अब नहीं पूछेंगे वो दोबारा। अब हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, हमने क्या किया है, बड़ा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना तुम लोग। हमने क्या किया, एक ट्यूब है, बहुत बड़ी सी ट्यूब, और उसको हमने ऐसे बना दिया, और फिर इसी में कहीं पे इससे और ऊपर आए, पहले देख लो फिर अभी ड्रॉ करना, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको हमने कर दिया ये। इसका जो राइट साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, और लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कर दिया 3A। A है और 3A है, समझ रहे हो बच्चा? यस सर। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया हुआ है दोस्त, एक सिलेंडर है हमारे पास, बहुत बड़ा सा सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी के माउथ के बराबर है, और उसमें हमने फिल कर दिया है HCl गैस, और सपोज करो वो है P1 बार पे, P1 बार पे। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा सा कंटेनर फिर हमने ले लिया है ऐसे, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम ट्यूब वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में फिट बैठ जा रहा है, और इसको भी ऐसे बड़ा सा बना के हमने मटका टाइप से, थोड़ा गंदा सा बनता है लेकिन तुम लोग समझ तो जाते ही होगे, NH3 गैस, और भर दिया हमने इस पे P2 बार पे। अब हमको ये बताओ क्वेश्चन, पहले इसको जल्दी बना लो, जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। तो बना लिया। बना लिया। बहुत प्यारा दोस्त, अभी लेंथ वेंथ तो लिखा ही नहीं हमने। लेंथ सपोज करो इसकी लेंथ है L1, और दूसरे वाले की लेंथ है L2। L1 और L2 इनकी लेंथ है, ठीक है दोस्त। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई P1 P2 L1 L2 इनमें कोई जस्ट एक रिलेशन बनेगा
जिससे कि व्हाइट फ्यूम्स हमको जो मिलेंगी वो एकदम इसके सेंटर पे मिलेंगी, एकदम इन दोनों के जंक्शन पे। जो मिनी टेस्ट ट्यूब और बल्कि टेस्ट ट्यूब है वो, सॉरी टेस्ट ट्यूब क्या है, दोनों जो ये है ना खाली स्पेसेस जो है ट्यूब्स, इनके एकदम जॉइंट पे बने। जब ये जॉइंट पे बनेगा तो L1 L2 और P1 P2 के बीच में रिलेशन, पहले तो ये बनाओ और फिर क्वेश्चन लिखो कि फाइंड रिलेशन बिटवीन P1 P2 L1 एंड L2 सो दैट कि व्हाइट फ्यूम्स हमको मिलती हैं एकदम जंक्शन ऑफ टू ट्यूब्स। व्हाइट फ्यूम्स हमको जब मिलेंगी इनके जंक्शन पे, जंक्शन ऑफ टू ट्यूब्स, हमको जो व्हाइट फ्यूम्स मिल रही हैं, व्हाइट फ्यूम्स। क्वेश्चन लिख लो भैया। अब हम कैसे पूरा क्वेश्चन लिख के बताएं आपको, बार बार लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम ही नहीं है हमारे पास। व्हाइट फ्यूम्स जब जंक्शन पे मिलेगा तो P1 P2 L1 L2 के बीच में रिलेशन बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त? Sir, L2 should be equal to 3 times of L1. अरे मेरे भाई बहुत प्यारा बता रहे हो आप लोग, लेकिन साले बाकी लिखने तो दो है दोस्त। बाकी लोग कॉपी कर लिए क्वेश्चन कि व्हाइट sir. फ्यूम्स हमको जंक्शन पे मिले तो क्या होगा। तो व्हाइट फ्यूम्स जब जंक्शन पे मिलेगी तो आप सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये लोग बता रहे हैं काफी हद तक सही है। तो जंक्शन पे आओगे हाँ बच्चा बताओ। रिलेशन P1 P2 और किसके बीच में बताना था? L1 L2 बे, जो अननोन है, अननोन या नोन जो भी गिवन है उन्हीं के टर्म्स में ये तो कट जाएगा ना। Yes. तो जब तो R1 अपॉन R2 लिखोगे तो हम R1 को बोलते हैं RNH3 और R2 को बोलते हैं RHCl। तो R1 अपॉन R2 जब करते हो तो इन्हीं को हम बोल देते हैं R1 अपॉन R2, जिससे कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस 1 अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A उसी टाइम में। तो आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस 1 वो क्या है, क्या L1 है? अक्रॉस अक्रॉस किस क्रॉस सेक्शनल एरिया? 3A। तो अपॉन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में ये इतना चला होगा। और व्हाइट फ्यूम्स अगर तुरंत आपको मिल रही हैं तो उतने ही टाइम में दूसरी वाली गैस क्या L2 डिस्टेंस अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया A चल के उतने ही टाइम में आ गई होगी जंक्शन पे। आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को फॉर्मूला वाइज आप ये भी कर सकते हो, फॉर्मूला वाइज। अरे P1 P2 हमने उल्टा कर दिया दोस्त। ओहो, सुनो मेरे भैया एक चीज कर लो आप लोग, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में हमने P1 P2 उल्टा कर दिया है, तुम एक काम करो, बदल दो P1 P2 को, लेफ्ट साइड P1 कर दो, राइट साइड P2 कर दो, है ना। तो 1 2 थोड़ा उससे सही रहता है। कर लोगे इसको? कर रहे हो भैया? ठीक है। Yes, sir. और सुनो तो अभी दोस्त, अब क्या हो रहा है L1 इंटू 3A, तो क्या इसकी वैल्यू सीधे P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A अगेन अपॉन P2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A अंडर रूट ऑफ, इसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अंडर रूट में आओगे तो मॉलिक्यूलर मास HCl का न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में MnH3 आएगा। बताओ दोस्त, इतना अगर समझ गए तो Yes. क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ पा रहे हो क्या दोस्त? Yes. समझ गए। समझ गए सर। रेट का जो फॉर्मूला होता है वो PA अपॉन अंडर रूट 2 पाई RT। अब यही सोचो स्कूल वाले या जो भी बुक लिखा है क्या उससे तुम आगे बढ़ सकते थे? नहीं बढ़ पाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हमने जस्टिफाई करते हुए लिखा है। और रेट को हमने वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस 1 अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस 2 अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और वही टाइम वही लगेगा और ये हो जाएगा इससे आंसर A कट जाएगा। हेलो यस तो मेरे दोस्त Yes. क्या आप लोग अब इसको कर लोगे? हो जाएगा? Yes. फिर पूरा 3 Yes, भी sir. कट जाएगा ना। हम बता रहे हैं, फिर से बता देते हैं। L1 लेफ्ट साइड आएगा डिवाइडेड बाय L2 आ जाएगा और राइट साइड आ जाएगा P1 बाई P2 और ये अंडर रूट के अंदर जो आ जाएगा वो 36.5 Yes, अपॉन 17। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, हो जाएगा ये। On 488. Yes. 4A, अरे गड़बड़ हो गया, 3P1 रहेगा। नहीं ठीक है, कट तो तो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा ना। 3 और 3 अरे लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएगा, 3A 3A, समझ रहे हो भैया? Yes, sir. सब कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कॉपी कर लिए। नेक्स्ट वाला बताएं। Yes, sir.
बहुत बढ़िया दोस्त। चलो अब एक बार हमको क्वेश्चन यही वाला फिर से बता लेने दो, कॉपी हो गया तो। सर हाँ बच्चा बताओ। सर इसी में अगर ये ना दिया होता कि जंक्शन पे मिलकर कोई भी एक्स डिस्टेंस करनी होती, तब हम लोग कैसे करते? बहुत प्रॉब्लम हो जाती दोस्त, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सर क्योंकि क्रॉस क्योंकि सेक्शनल एरिया फिर कंसीडर करना पड़ता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फिर हमें वो एक्स पे डीएक्स लेके टेढ़ा मेढ़ा, उसमें वो जैसे होता नहीं फिजिक्स में करते हो, बहुत टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता। इंटीग्रेट करना। उसमें थीटा लेना पड़ता, थीटा लेके वेरिएशन चेक करना पड़ता है ना दोस्त, इसलिए हाँ उसको करा ही नहीं रहा। वो पूरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स लग जाएगी। उतना डिटेल में आईटी वालों पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें टाइम रिक्वायर्ड है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स उतना लंबा चल जाएगा ना। अभी केमिस्ट्री में क्या है, डायरेक्टली दे सकते हैं। तुम सोचो, लोग इतना ही नहीं कर पाते। जो आईटी का क्वेश्चन ही आया था ये टाइम वाला, ये HCl1 एटमॉस्फेयर अमोनिया, इसमें ही लोग गलत करके आए थे। तो तुम्हें क्या लगता है, जब ये लोग गलत करते हैं तो ये वाला कर पाएंगे? और तुम तो डिस्टेंस पे एक्स पे लेके डीएक्स लेके tan थीटा वीटा करने वाले थे। समझ रहे हो बच्चा? यस यस सर। हाँ दोस्त। चलो भैया, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन एक और देखिए, बस वैसे ही है जैसे अभी बताया था। हमने क्या किया, एक ऐसे 3A क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिंपल सा वही क्वेश्चन है, कुछ रिपीट कर रहे हैं उसी को एक तरह से। और A क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये ले लिया, A क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जल्दी से ड्रॉ करते रहो तुम लोग कॉपी में, ये नहीं इंतजार करोगे अभी फिर बताएंगे। A और 3A ये दे दिया गया। और इसमें भी हमने वही दोनों तरफ से गैसेस ये शुरू कर दी। क्लास कितने बजे खत्म होने वाली है? सर 7:30। अरे तुम सर 8 7:30? बहुत प्यारा। Yes, कौन sir. 8 वाला है ना भैया? 7:30 कौन बता रहा है? किसी ने 8 बोला, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड है लड़का। 7:30 वाला कौन है भैया? किसको जल्दी है? सही बताओ। अच्छा कितने बजे खत्म हो रही है? 7:40। ठीक है दोस्त। अरे घर में ही तो बैठे हो यार, कौन सा तुमको कहीं जाना है। HCl गैस हो गया और अमोनिया गैस हो गया। सपोज करो आपको फिर वही बता देते हैं कि अमोनिया P1 एटमॉस्फेयर पे है या P1 बार प्रेशर पे है, और HCl गैस जो है वो P2 बार प्रेशर पे है। और अगर आपसे कोई बोल दे इन दोनों की लेंथ L और L है, इन दोनों की ही लेंथ L और L है, ये भी L लेंथ पे है और ये भी L लेंथ पे है, L1 L2 नहीं है, तो आपसे ये बताना है कि P1 और P2 के बीच में रिलेशन बताओ जब व्हाइट फ्यूम्स हमें जंक्शन पे मिलेंगी। व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है वो तो क्वेश्चन हमको बनाना था, बना दिया हमने। इससे क्या है कि आप P1 P2 के बीच में रिलेशन बनाओ, बताओ जब व्हाइट फ्यूम्स हमको जंक्शन पे मिलेंगी। व्हाइट फ्यूम्स बताओ बच्चा, व्हाइट फ्यूम्स जंक्शन पे कब मिलेंगे? √17 upon √36. सर रूट 17 अपॉन रूट 36. √17 upon √36. बहुत प्यारा दोस्त, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। अब चलिए, ये हो गया क्वेश्चन, कर लोगे इसको सॉल्यूशन के लिए? Yes, sir. सर सॉल्यूशन के लिए हम हाफ पेज की जगह छोड़ दे रहे हैं, इसको कर लेना, ठीक है? हम भेज देंगे अभी नोट्स। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जल्दी से, भागो नहीं, घर पे बैठे हो, यहाँ वैन थोड़ी आगे जा रही है तुम्हारी। क्वेश्चन लिखो, अब जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको भागना है भैया भाग सकता है, हम उसको पकड़ थोड़ी पाएंगे। लेकिन तुम लोग जो करते हो राहुल, अब इधर देखो ऑफिस में क्या है कि क्लास पे रिकॉर्ड होती है, राहुल सर अटेंडेंस भी लेते हैं, पता तो लग ही जाता है कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। अब हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अब एक लिमिट तक टॉलरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद टॉलरेट थोड़ी करेंगे। समझ रहे हो ना? अब दूसरे तरीके वो भी रिकॉर्ड करते हैं, राहुल सर भी, हम हमारे सिस्टम में भी रिकॉर्ड होता है, वो अटेंडेंस वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए भैया आप एक लिमिट में रहो, जिसको नहीं पढ़ना चले जाया करो क्लास से, क्लास डिस्टर्ब नहीं किया करो। तो देखो दोस्त, हम क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखो, लिखो सब लोग लिखो। प्योर O2 गैस, पूरा लिखिएगा, हम 4 बार रिपीट करेंगे एक स्टेटमेंट को, बार बार नहीं। प्योर O2 गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम, प्योर O2 गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम, प्योर O2 गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम, प्योर O2 गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम
a pinhole in 234 seconds. A pinhole in 234 seconds. A pinhole in 234 seconds. Pure O2 gas diffuses from a pinhole in 234 seconds. हो गया भैया इतना? ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद लिखिए द कंटेनर इज देन इवैक्यूएटेड. द कंटेनर इज देन इवैक्यूएटेड, जिसमें O2 भरी हुई थी उस कंटेनर की बात कर रहे हैं. द कंटेनर इज देन इवैक्यूएटेड. द कंटेनर इज देन इवैक्यूएटेड, खाली कर दिया गया. द कंटेनर इज देन इवैक्यूएटेड. द कंटेनर इज देन इवैक्यूएटेड and filled with a mixture of gas containing 20% O2 and filled with a mixture of gas containing 20% O2 and 80%. अबे लिखे हुए तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. And filled with a mixture of gas containing 20% O2 and 80% an unknown gas. 20% O2 and 80% of an unknown gas. 80% जो है वो unknown gas है, पता नहीं कौन सी गैस. हमने क्या बोल, फिर से सुनिए. Pure O2 gas diffuses from a pinhole in 234 seconds. The container is then evacuated and filled with a mixture of gas containing 20% O2 and 80% of an unknown gas. हो गया इतना? 20% O2 and 80% of an unknown gas. ठीक है भैया? Yes, sir. अब फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लिखिए द मिक्सचर ऑफ गैस डिफ्यूजेस. लिखो द मिक्सचर ऑफ गैस डिफ्यूजेस इन 274 seconds. The mixture of gas diffuses in 274 seconds. The mixture of gas diffuses in 274 seconds. ठीक है भैया? Mixture of gas diffuses in 274 seconds. बताओ दोस्त, लिख लिया? Yes, sir. Find molecular mass of unknown gas. 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 ठीक है, इतना हो गया. लिखिए हिंट. हिंट भी दे दें क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं ना, उनको टाइम दें 10 मिनट. हिंट लिखो. अबे क्वेश्चन कॉपी कर लियो? Yes, sir. गैस हिंट अब देखो, इसी में दिखेगी तुम लोग की स्मार्टनेस. कर सकते हो वैसे काफी लोग. हिंट ये है तुम्हारे पास, हिंट ये है दोस्त कि जो आपने लिखा था ना प्योर O2 गैस डिफ्यूजर्स, तो उसका वॉल्यूम V मान लेना. कोई बोले वो जो 234 सेकंड में पूरी गैस डिफ्यूज हुई थी उसका वॉल्यूम एक्चुअली में V था, और जो मिक्सचर ऑफ गैस डिफ्यूज हुई है ना 274 सेकंड में, इसका भी वॉल्यूम आप V मान लेना. बस अब नहीं बताएंगे साले. सुन लो, मतलब आप देखो लिखा था V, हम फिर से उसको थोड़ा बता दें. क्वेश्चन पढ़ते रहो. देखो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कभी नहीं करना चाहिए, उसको 2-4 बार पढ़ो. क्या लिखा है? V volume of pure O2 gas diffuses from a pinhole in 234 seconds. The container is then evacuated and filled with a mixture of gas. वही V volume of mixture of gas जिसमें 20% O2 है, 80% unknown gas है, और ये पूरी की पूरी V volume जो डिफ्यूज हो रही है ये 274 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है. तो फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. हेलो. अब Yes, sir. मिक्सचर सुनो, अब मेरे दोस्त मिक्सचर डिफ्यूज हो रहा है
तो सुनिए, सुन लीजिए हमारी बात सुनिए। हमने क्या बोला है कि एक गैस है, V वॉल्यूम O2 है या V लीटर O2 है, मान लो V लीटर है O2, ये डिफ्यूज हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे, ठीक है। अब फिर हमने क्या बोला है कि V लीटर ले लिया हमने, फिर V लीटर है लेकिन O2 प्लस कोई गैस, अननोन गैस है, O2 प्लस कोई गैस है, ये भी डिफ्यूज कर रही है। तो डिफ्यूज कर रही है तो इसके डिफ्यूज होने में लगा 274 सेकेंड, वही वॉल्यूम, और इसके डिफ्यूज होने में लगा 234 सेकेंड। लेकिन दोस्त आप एक बात समझो, मिक्सचर है वो, और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना अलग तरीके आना चाहिए। तो भैया क्या करोगे सॉल्यूशन में आप एक काम करोगे कि भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम, यहाँ पे टाइम डिफरेंट है दोनों के, लेकिन रेट जो पर यूनिट टाइम होगा O2 गैस के लिए, तो रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ मिक्सचर, अगर मिक्सचर की बात करोगे तो रेट ऑफ O2 जो होगा क्या V वॉल्यूम अपॉन 234 सेकेंड डिवाइडेड बाई मिक्सचर का V वॉल्यूम अपॉन 274 सेकेंड का रेट ऐसे लिख सकते हैं? यस नहीं समझ पा रहे हो क्या बच्चा? सर आ गया। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। क्या आया भैया, कुछ किया और आगे किसी ने कुछ किया? तो 43.8 आ रहा है। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ किए हो लग रहा है, पहुंच तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो आएगा दोस्त, इसका वाला मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास आएगा किसका, M मिक्सचर आएगा न्यूमरेटर में अपॉन MO2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 274 अपॉन 234 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मिक्सचर, M मिक्सचर क्या लिखोगे, M मिक्सचर में 20% क्या है, O2 है। काम करो, पहले M मिक्सचर अपॉन 32 कर लो, क्योंकि O2 का 32 होता है, कर लोगे M मिक्सचर अपॉन 32, तो यहाँ से M मिक्सचर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 274 अपॉन 234 का होल स्क्वायर इंटू 32, और Yes, M sir. मिक्सचर सर को ये आ रहा है 43.8। लेकिन ये M मिक्सचर है भैया, हमने अननोन गैस का मॉलिक्यूलर हाँ मास सर, पूछा वो है। 11.8 आएगा सर। इसको इक्वेट करोगे 0.2 जो 20% O2 था, और इक्वेट करोगे 0.8 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, इससे आंसर आएगा। क्योंकि Yes. 30 O2 कितना था, 20% था, तो 0.2 इंटू 32 करना पड़ेगा, और 0.8 अननोन गैस थी ना, कर लोगे इसको अब? Yes. यस सर। कितना आ रहा है हमको आंसर बताओ, कैलकुलेटर से करके बताओ। 46.82. अब ये सही बता रहे हैं दोस्त, कैलकुलेशन ठीक से किया होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर थोड़ी पूछा था, तो ये अप्रोक्सीमेटली 46 बता रहे हैं। हो जाएगा दोस्त? तो 46.75। 46.75। अबे समझ रहे हो सब लोग कि नहीं समझ रहे हो बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करिए, हम आपसे और क्वेश्चन कराएं, अच्छा कर लोगे इसको, फिर थोड़ा सा पढ़ के आओगे? मेरे को शीट भेज दीजिएगा करने के लिए। हाँ शीट हम भेजते हैं, अलग से भेजते हैं, ठीक है। आप एक काम करो, थियोरी रिवाइज कर लो तब तक, और हम अब कल मॉर्निंग तक आपको शीट भेज देंगे, ठीक है भैया। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, कोई डाउट है तो। अच्छा सुनिए तो, अरे सुन तो लो, हमने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि हम क्लास के बाद डाउट सेशन रखेंगे 10-15 मिनट का, अगर कोई पूछना चाहता है तो अभी भी हम थोड़ी देर के लिए अवेलेबल हैं। कोई डाउट हो आपको पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हम अब रिकॉर्डिंग ऑफ करके डाउट वैसे ही बताएंगे, ठीक है, किसी को पूछना हो तो, नहीं तो आप लोग ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू you. थैंक यू Thank you. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू बच्चों।